तो एमकेएम के बानी से पहली मुलाकात कब हुई? आप लोग कहते हैं बड़ी गालियां वालियां भी देते थे, आपको तो नहीं दी? मेरे साथ तो अंताक्षरी खेल चुके हैं। टेलीफोन पे पूरी पूरी रात आप बातें करते थे, वो आपको गाने सुनाते थे, आप उनको गाने सुनाते थे। कभी आपको अंदाजा हुआ कि रॉ के लिए काम करते हैं? गाने तो सारी वही सुनाए उन्होंने। कितने पैसे दिए अल्ताफ हुसैन को आपने? मैंने एक पैसा भी नहीं दिया। आप में ऐसे कौन से सुरकाब के पर थे, जुम्मा जुम्मा 8 दिन ही हुए आपको टिकट मिल गया? डिफेंस की सीट वो आपकी मेहनत से निकली थी? ठप्पे तो अंदर लग रहे हो। नहीं, आप मेरिट पे बने थे, ठप्पे लगे? देखिए 3-4 बजे उनकी कॉल आई तो मैं सो रहा था, तो मुझसे कहा अगले दिन कि भाई वो भाई आपसे बहुत नाराज़ हैं, उन्होंने कॉल किया, आपने कॉल नहीं उठाई, तो ये तहरीरी तौर पे लिख के दें कि आपसे गलती हुई कि आपने उनका फ़ोन नहीं उठाया। फिर आपने माफ़ीनामा लिखा? बहुत ऐसी बात है। वो तो उस टाइम पे मुझसे वो ब्लैंक पेपर पे अंगूठे वगैरह सिग्नेचर करवा के दे, वो भी दे देता भाई। सेक्टर में असला वसला होता था? सेक्टर में हासला होता। रेंजर्स के एकदम से आके उन्होंने चारों तरफ से घेराव कर लिया। अच्छा। रेंजर्स ने, मैं बैठा हुआ था, 15-20 रेंजर्स की मोबाइल है। ये क्या है? मैंने कहा बाथरूम है। एकदम से वो आए, कुछ बड़ा सा वो हथौड़ा टाइप चीज़ लेके, दीवार उन्होंने गिराई है, तो पीछे क्लैशनकॉफ्स, रॉकेट लॉन्चर आपके बाथरूम में? हाँ। नहीं करे। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा टैक्स वाले देने वाले उस वक्त एमपीए थे 2008 की सीनेट असेंबली में। 13 में समझे जब खत्म हुई है, सबसे ज्यादा टैक्स तो मैंने दिया हुआ था। जो मैंने टैक्स दिया था जहांगीर तरीन साहब से ज्यादा दिया हुआ था। लेकिन जब उस पार्टी पे बुरा वक्त आया तो सबसे पहले छोड़ के भागने वालों में थे वो आप थे। जिस पार्टी का जिससे मेरा ताल्लुक था वो टेक्निकली हो गई खत्म। एमकेएम की तबाही के 5 जिम्मेदारों का तायुन करें तो 5 लोग कौन कौन हो? मैं नाम 5 तो नहीं गिनवाऊंगा, मगर जनरली मैं आपको टाइम बता देता हूँ। जो आमिर खान साहब वापस एमकेएम में आए थे, बोले आमिर खान साहब मेरे ख्याल से 13 आए और 16 में बानी गायब। तो पीपल्स पार्टी में किसके कहने पे आप शामिल हुए? अदी फरियाल तालपुर साहिबा ने, वो मेरी कॉलीग भी रह चुकी हैं। 2024 का इलेक्शन था, वो फॉर्म 47 का इलेक्शन था। मैं उससे मुतासर हो चुका। आपने शिकवा करना चाहिए था, आपको फॉर्म 47 नहीं दिया। मैं आपको बताता हूँ, फॉर्म 47 किसी और को दे दिया ना। आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे लड़का था, वो असला इस्तेमाल करते थे, वो दहशतगर्दी करते थे, तो यार उन्हीं लड़कों को लेकर आ गए ना। हजारों लोग उन्हीं लड़कों को ना, जो दहशतगर्दी कर रहे थे, जो आग लगा रहे थे, जो फायरिंग कर रहे थे, उन्हीं को ला गए, बच्चे ले रहे थे, चाइना करते, उन्हीं को लेकर आ गए ना। वो तो सारे जेल में, और बाकी जो जेल में कुरंगी के कितने लड़के हैं? कराची के किसी एक इलाके का आप नाम बताएं जो पीपल्स पार्टी ने अच्छा कर दिया, एक इलाके का। काम शुरू हो गया है। 17 साल बाद है, 17 साल बाद आप काम शुरू छोड़ें। 17 साल। अरे कराची को स्मार्ट सिटी बनाने का कोई प्रोजेक्ट है आपके? बिल्कुल है। स्मार्ट सिटी के कैमरे लगे हैं, उसमें 19 दिन में 11 गाड़ियां रिकवर की हैं और 12 लोग गिरफ्तार हुए। आप अभी कहें ये चलान में वो एक तस्वीर आ गई, लड़का लड़की हाथ पकड़े हुए थे। ये तो बड़ी जाती है ना तस्वीर आना भी। गलत बात है, ये गलत बात। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आइंदा 2 साल में, 3 साल में और 1 साल में सिंध के अंदर जो है आईटी में इंकलाब बर्पा हो जाएगा? 1 साल बाद मैं और आप इसी जगह ये शो करते हैं, और अगर आप तारीफ नहीं करें तो मैं सियासत छोड़ दूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ जो है वो सूबाई महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुशीर अली राशिद साहब जो है मौजूद हैं। ये कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के रुकन भी रह चुके हैं। इनको ये एजाज़ हासिल है, जब कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के रुकन थे तो ये सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करते थे। सूबाई असम्बली के जब रुकन थे जब भी सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते थे, और जब ये कौमी असम्बली के रुकन बने वो भी सबसे ज़्यादा टैक्स पे अदा करते थे। पूछेंगे हम इनसे कि लोग तो टैक्स चोरी करते हैं, आप सबसे ज़्यादा कैसे अदा करते थे? एमकेएम की बहुत सारी दास्तानें इनके सीने के अंदर दफन है, वो आज सारी दास्तान इनके सीने से संभाल लेकर आएंगे। राशिद भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। कैसे हैं आप? थैंक यू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया। और पॉडकास्ट मेरे ख्याल से ऐसा एक इंटरेक्शन या एक मीडियम होता है कि उसमें थोड़ा करने में भी मज़ा आता है। और जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि एक सियासतदान को जनरली बोलने का शौक़ बहुत होता है, और यूजुअली मैंने हज़ारों टॉक शोज़ किए हैं, मगर वहाँ हमेशा ये होता है कि वो टाइम की मुद्दत कम होती है तो वो एंकर हमेशा कह देता है कि बस वो नेक्स्ट सवाल पे चला जाता है। मगर ये थोड़ा फॉर्मेट मुझे ज़ाती तौर पे भी पसंद है। बचपन से शुरू करते हैं आपके। जी। आपके वालिदैन क्या करते थे? आपने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की? मैं कराची अमेरिकन स्कूल जो है यहाँ KDA में है, यहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग हासिल की, और उसके बाद इंग्लैंड जाके लॉ किया मैंने। तो अमेरिकन स्कूल थोड़ा वो एलीट स्कूलों में आता है, अगर ग्रामर और
अमेरिकन स्कूल को आप देखें, मेजॉरिटी जितने भी नाम आपने सुने होंगे, ये फातिमा भुट्टो हो गई, मेरी क्लास फेलो थी, जुल्फ़िकार जूनियर मेरे जूनियर होते थे, और भी बड़े नामी ग्रामी जितने भी पॉलिटिशियन डिप्लोमेट्स के बच्चे अमूमन उसी स्कूल से पढ़े। उस ज़माने में हमें याद है, वी कम फ्रॉम अ फॉर्चुनेट बैकग्राउंड। उस ज़माने में उस इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव स्कूल इन पाकिस्तान। उस ज़माने से डॉलर्स में उसकी फीस अब तो पता नहीं कितनी है, मगर सब समझे उस वक्त भी जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें भी डॉलर में जाती थी, $1,000 उससे भी ज़्यादा पर मंथ। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बैकग्राउंड हमारा ऐसा था तो आपका कि बैकग्राउंड, वालिदैन क्या करते थे? मेरे फादर बिजनेसमैन थे, मेरी वालदा सिविल सर्वेंट थी। पाकिस्तान की वो सबसे पहली खातून हैं जो पाकिस्तान में डिप्टी कमिश्नर बनी थी, तो उनको ये एजाज़ हासिल है। और मगर हमारा जो घराना था थोड़ा लिबरल था माइंडसेट उनका। उन्होंने कहा कि बच्चों को जो करना है आप एक दफ़ा मना करते थे, दूसरी दफ़ा मना करते थे, मगर तीसरी दफ़ा कहते थे भाई फैसला आपका है, आपको जो करना है आप करें। अच्छा, तो फिर यहाँ से फिर मैं इंग्लैंड गया अपनी पढ़ाई। नहीं पहले तो आप ये बताया, आपकी वालदा एक सिविल सर्वेंट थी, तो एक सिविल सर्वेंट का बेटा एक ऐसे स्कूल में तालीम हासिल कर रहा था जहाँ डॉलर में फीस दी जाती थी? जी बिल्कुल। तो इतने वसाइल सिविल सर्वेंट की तनख्वाह पे तो घर नहीं चलता। मेरे फादर जो हैं बिजनेस करते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, हमारी फैक्ट्रीज थी। और ये घी जितने भी ये टिन कंटेनर्स, टिन इंडस्ट्री है ना, सबसे बड़ी हमारी होती थी पाकिस्तान में। जो घी कॉर्पोरेशन के डब्बे, डालडा के जितने भी डब्बे आप देखते हैं ना, आज आप कुछ पेट की तरफ चले गए जो प्लास्टिक्स होते हैं, मगर उस ज़माने में ये सब कैंड्स गुड्स में ही आते थे। कोका कोला हो गया, डालडा हो गया, हबीब हो गया, तो उसके सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स और प्रिंटर्स हम होते थे उस ज़माने में। और मेरी वालदा की जो सैलरी आती थी वो बड़ी मिनिमम होती थी। और मुझे अभी भी याद है, दारुल सुकून शायद एक वो एनजीओ टाइप जो हैंडीकैप बच्चों की होती है, वो सारी वहाँ डोनेट कर दिया करती थी। मगर हमें प्रिविलेज हासिल रही करने का। हम एक कराची अमेरिकन स्कूल, आप किसी से भी पूछें, स्कूल बहुत बड़ा है मगर बहुत लिमिटेड बच्चों को वो लेते थे। और तो बहुत क्लोज नेट, तो ये जितने भी हमारे आप टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट आज देख लें, गुल अहमद वाले हो गए, हबीब्स हो गए, ये सब मेरे साथ पढ़े हुए हैं और सब हम साथ ही बड़े हुए थे। तो उस वक्त पॉलिटिकल सोच, कंफर्टेबल बैकग्राउंड था, मगर पॉलिटिकल स्ट्रगल करने की या पॉलिटिक्स की तरफ आने की ज़रूरत पेश तो नहीं कहूँगा, मगर शौक़ थोड़ा था। मतलब मुझे याद है मैं क्लास 5 में होता था, तो 5th ग्रेड में था, तो मेरे ख्याल से अमूमन 5 जमात में अगर कोई होता है तो उसकी एज होती होगी 10 साल रफली। तो बच्चों का द न्यूज़ का एक मैगज़ीन आता था अस करके उस ज़माने में। तो उस ज़माने में मैंने एक आर्टिकल लिखा था दैट आई वांट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। और पूरा मैंने अपना गेम प्लान 10 साल की उम्र में लिख के तो छप गया था। फिर किसी ने, मेरी एक ट्यूटर थी, उन्होंने वालदा को दिखाया तो मैं बेटे का ये छपा है, उसको प्रेसिडेंट हो। अच्छा, उस वक्त अमेरिकन स्कूलिंग थी तो प्राइम मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, यूएस में प्रेसिडेंट होता था, तो प्रेसिडेंट मैंने लिखा। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि जारासीम थे सियासी, मगर कोई इनरोड नहीं थी, ना कोई पॉलिटिकल घराने से ताल्लुक़ था। तो ये है। फिर आगे आप सवाल करते हैं। तो आपने एक इतने बड़े स्कूल से तालीम हासिल की, फिर सियासत में कैसे आया? मैं गया लंदन लॉ करने, तो वहाँ फिर उस ज़माने में मेरा बैकग्राउंड भी उर्दू स्पीकिंग है, और उस ज़माने में मुझे जो लगा कि किसी पार्ट, जबकि मेरे पेरेंट्स वर नॉट फॉर इट। वो जाहिर सी बात है कि अगर आपका बैकग्राउंड थोड़ा डिफरेंट होता है, आपका उठना बैठना भी कुछ और डिफरेंट क्लास के लोगों में होता है, तो वो, और एमकेएम का एक तासुर भी बना हुआ था। लिबरल क्लास में पहले बात कर ले, सुना है वहाँ लिबरल क्लास में हर चीज़ की आज़ादी होती है, कोई नहीं, हर चीज़ की आज़ादी तो मैं नहीं कहूँगा। लिबरल क्लास मतलब आपकी सोच की आज़ादी होती है मेरे हिसाब से। देखें, अगर मैं कहूँ, मेरी वालदा एक सिविल सर्वेंट थी, और अगर 1970s में उन्होंने जॉब करी और एक सरकारी जॉब करी, तो वो एक चीज़ की निशानदेही करती है कि एक ज़माने में जब जॉब्स क्या, ख़वातीन का घर से निकलना नहीं अलाउड होता था, तो उस ज़माने में उन्होंने जुर्रत की कि उन्होंने अपनी पढ़ाई हासिल की, लॉ भी किया, उन्होंने मास्टर्स भी की फिर फ़िलासफ़ी में। तो एक एजुकेटेड ओपन माइंडेड घराने से कि बच्चों को एक फ्री विल होनी चाहिए, पढ़ें लिखें, तालीम हासिल करें,
और फिर अपनी चॉइसेस ज़िंदगी में खुद करें, कुछ मुसल्लत उन पे नहीं करें। तो वो चीज़ें हमारे साथ कितने आप बहन भाई थे? मेरी एक बहन है और मैं अच्छा, भाई हूँ। हाँ, बहन तो आपकी सियासत में नहीं है? नहीं, मेरी बहन सियासत में नहीं। अच्छा, आप सियासत में कैसे आए? तो मैं था लंदन में सर, तो लंदन में फिर हमने सोचा कि कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करें। तो ज़माने में एमक्यूएम के अलावा कोई पार्टी सच जहां एक्सेस मुझे समझ नहीं आई, इसलिए उस वक्त मैं लंदन भी था, पार्टी भी वो लंदन में ही थी। तो मैंने एक ईमेल किया एमक्यूएम के इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट में कि जी मैं काम करना चाहता हूँ। तो फ़ौरन विद इन 24 आवर्स ईमेल का जवाब भी आ गया, कॉल भी आ गई। नहीं, आपने टू किसको किया था? मैंने एमक्यूएम की जो नॉर्मल वो है अपनी ईमेल एड्रेस, उस पर भेजा था उस ज़माने में। उस वक्त थोड़ा ये इंटरनेट व्हाट्सएप का कॉन्सेप्ट कम था, ईमेल्स और वेबसाइट का ज़्यादा होता था। तो ये किस सन की बात है? ये अराउंड 2006-7 की बात है, समझे 5-6 की बात। तो वहाँ से फ़ौरन जवाब आ गया, मुझे कॉल आई। उस ज़माने में एक होते थे मेरे ख्याल से सलीम शहजाद साहब, तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप स्टार्ट करें वर्किंग। तो फिर वर्किंग हमने कराची में पहुंचा। तो नहीं, मुलाकात नहीं हुई आपकी वहाँ पे? मेरी उस वक्त नहीं हुई। ओके। हाँ, फिर मैं वापस आ गया, यहाँ अपना काम स्टार्ट किया। वहाँ आपने डिग्री ले ली? हाँ, लॉ मैंने अपना करके फिर मैं वापस आया, तो मैंने यहाँ अपना काम वाम शुरू कर दिया। तो मैंने सोचा ठीक है, एक पार्टी है उससे एफिलिएटेड रहूँगा, मगर सियासत आपको अपनी तरफ खींचती है, मतलब फिर वो आपका करियर हो, फैमिली हो, वो सब चीज़ें फिर साइड लाइन हो जाती हैं ना चाहते हुए भी। वो इट हैज़ वो एक चीज़ होती है कि फिर आप इतने ऑक्यूपाइड हो जाते हैं इन चीज़ों में, आप किसी कॉज के लिए काम कर रहे हैं। और स्पेशली आई थिंक पीपल जैसे जो मेरी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको ऐसी एमक्यूएम जैसी पार्टी में ज्वाइन करने में थोड़ा इसलिए था कि हमें वहाँ तफरीक नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं जब मुझे पहले ज्वाइन करवाया तो उन्होंने कहा भाई कुर्सियाँ लगाएं। अब हम तो यूज़ टू नहीं थे इन सब चीज़ों के। हम तो हमारे घर में तो मुलाजिम भी थे, सब चीज़ें थीं, तो मगर ट्रीट उन्होंने ऐसे ही किया। ना मैंने इसका कोई शो किया कि जी मैं क्यों करूँ, या मैं खामोशी से काम किया सर नीचे करके, जो भी लिस्ट है, ये प्रोग्राम हो रहा है, ये इनको कॉल करके चेक। उस ज़माने में व्हाट्सएप नहीं, इतना नहीं होता था, कॉलिंग करनी पड़ती थी, कॉल करके चेक करना भाई आप आ रहे हैं, RSVP ये वो सब चीज़ें। आप तो डिफेंस डिसीजन कमेटी में गए थे ना हमारे? जी मैं ज्वाइंट? हाँ, मैं डिफेंस DCRC वहीं से में काम शुरू किया था आपने? मैंने, हाँ। और COP एक होती थी, यूथ इनका विंग होता था, तो उसका मैं इंचार्ज था, काउंसिल ऑफ प्रोफेशनल्स। पहले वो यूथ विंग था और फिर ये काउंसिल ऑफ प्रोफेशनल्स बन गया था। ये जो अली रज़ा अब्दी साहब अली रज़ा इनकी, अब्दी। हाँ। और ये आपकी MPA जो थी, कौन सी वाली? इस जो बाद में पीपल्स पार्टी में शामिल हुई ना? जी हाँ, वो भी उधर ही थी, सुमेता। जी, उनको मैंने ज्वाइन, एमक्यूएम भी मैंने ज्वाइन करवाई थी, फिर पीपल्स पार्टी भी मैंने ज्वाइन करवाई। हाँ, तो ये तसलसल था कि शौक था उस वक्त, जो ऑप्शन देखा वो बेहतर लगा। यंग थे हम, बच्चे थे, तो उस वक्त तो एमक्यूएम के no बानी से regrets। पहली मुलाकात कब हुई आपकी? जी, बानी से मेरी पहली मुलाकात हुई जब मैं यूथ विंग को ही हेड कर रहा था, तो मेरे काम से बहुत खुश थे। तो आपने ऐसा क्या कारनामा अंजाम दिया था जो आपसे खुश हो गए? देखें, एक तो उनको ये था कि डिफरेंट जगहों से APMSO यूनिट सेक्टर से काफ़ी लोग आते हैं, मगर कुछ ऐसे लोग जिन्होंने यूनिट सेक्टर में नहीं काम किया हो, और वो भी अगर एमक्यूएम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और वो भी एमक्यूएम में हिस्सा डालना चाह रहे हैं, ऐसे हल्के और ऐसी जगहें अमूमन जहाँ से एमक्यूएम स्ट्रॉन्ग नहीं रही है और सपोर्टर्स कम ही रहे, डिफेंस हो गया, बाकी जगह हो गए, तो अगर उनमें कुछ ऐसे लोग उनको दिख रहे थे कि उधर जाके रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उधर वर्किंग कर रहे हैं जो कोई और नहीं कर रहा था, तो उनको बेहतर लगा कि भाई ठीक है, ये तो आपकी पहली मुलाकात कब हुई? मेरी पहली मुलाकात आई थिंक 2008 में हुई उनसे। आप लंदन गए थे? में जी, उन्होंने बुलाया था, आप खुद चले गए थे? उन्होंने बुलाया था। वहाँ जाके वहाँ क्या? बगैर बुलाए नहीं जा सकते। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो वहाँ जाके क्या बातचीत हुई आप? बस कुछ नहीं, तारीफ़ की, इसलिए डिलीवर किया था। यहाँ डिफेंस क्लिफ्टन से काफ़ी लोगों को मोबिलाइज हमने किया, काम में बेहतरी लेके आए, और अच्छे अच्छे लोग यहाँ के, जो अवेयरनेस नहीं थी उस टाइम पे, तो अवेयरनेस क्रिएट की हमने। तो जो भी किया मेहनत से किया। उन्होंने कहा कि ठीक है ये आए हैं अपने, और फिर थोड़ा उनको आपके बैकग्राउंड का भी पता हो कि एक शख्स है, वो बैकग्राउंड के भाई कौन है, कहाँ से पढ़े हुए हैं, कि कौन है। ये जो एमक्यूएम से लोग अलहदा हुए, उन्होंने उन पे इल्ज़ाम लगाया कि वो हर वक्त हैप्पी आवर का वो रहते थे, तो आपको वहाँ महसूस हुआ कि वहाँ उनका कोई हैप्पी आवर है? देखिए, मेरा
ऐसा तो कोई इत्तेफाक नहीं रहा कि जो मैं कह या आप सकूं। खुद भी हैप्पी आवर का हिस्सा बने? नहीं, मैं कभी नहीं बना यहाँ नहीं, अच्छा, वहाँ आपको महसूस हुआ जब एमके में उनके पुराने लोगों ने छोड़कर उनका इल्जाम लगाया था, तो आपने क्या देखा वहाँ पे? देखिए, अब मैं पार्टी में था और वो जो इल्ज़ामात उन पे लगे, अब वो वेरीफाई तो जिन्होंने उनके साथ बैठ के हैप्पी आवर किया हो या तो वो बता। आपके जो आप बता रहे हैं डीआरसी उसके इंचार्ज रजा हारून हाँ होते हाँ, थे, उन्होंने ही सबसे पहले हैप्पी आवर की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की उनके लिए। जी जी, मुझे याद है उन्होंने स्टार्ट की, मगर वही मैं कह रहा हूँ ना, उनका रज़ा हारून साहब का एक्सेस उनके घर तक था। और बड़े वो करीब थे। अब हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हों जो हम कराची में बैठे हुए, अगर नहीं, हम मैं तो उससे पूछ ऑफिस रहा में। हूँ, आप गए थे, आपने तो कुछ नहीं देखा? नहीं 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 नहीं, जी। आई एम नॉट श्योर। अच्छा, फिर क्या बातचीत हुई उनसे? हाँ, नहीं कुछ नहीं, अच्छे, बड़े अच्छे माहौल में, हम्म। और बड़ी अच्छी उनसे लोग कहते हैं बड़ी गालियां वालियां भी देते थे, आपको तो नहीं दी? मुझे ज़िंदगी में गाली नहीं दी। हम्म। उल्टा मुझसे बहुत ही अच्छी तरह अच्छा, बात आपके करते। सामने किसी और को दी? मेरे सामने भी किसी और को नहीं दी। गुस्सा हुए, हाँ। और गुस्सा होता तो मेरे साथ तो अंताक्षरी खेल चुके हैं। अच्छा, गाने वाने भी गाते थे बड़े कौन सा अच्छे। गाना गाया था? बहुत सारे, ऐसा कोई गाना। आपके साथ अंताक्षरी खेल रहे हाँ थे हाँ, वो? हमारा, हाँ मैं आपको आप बता, कमरे में 1 to 1 थे, और लोग भी थे? मैं आपको बताता हूँ। अच्छा। वो वैसे मुलाकात तो उनसे वैसे ही रहती थी जब वो ऑफिस आया करते थे। तो हमारी नाइट ड्यूटीज़ 90 में तो आपको पता ही लगती नहीं, मगर जब आप लंदन जाया करते थे तो वो इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट जो दफ्तर होता था, तो उधर भी नाइट ड्यूटीज लगती अच्छा। थी। तो इत्तेफाक से मेरी एक रात वहाँ नाइट ड्यूटी लगी हुई थी इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट। उसमें ये होता है, कोई भी आए तो फ़ोन, अल्ताफ़ भाई का फ़ोन आ रहा है तो आपको फ़ोन उठाना है, या कोई चीज़ है, कोई इमरजेंसी हो गई है, कोई कराची से कोई रब्ता कर रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट कोई काम है, तो कोई बंदा स्टैंड बाय होना चाहिए। नाइट ड्यूटी इसलिए उसको अच्छा। कहते थे। तो इत्तेफाक से मैं था। अब उसमें ये अल्ताफ़ भाई का फ़ोन आता रहता था एवरी 30 मिनट्स 20 मिनट्स, चेक अच्छा। करने के भाई कोई खबर, कुछ हो रहा है, कोई किसी की कॉल आई, क्या हो रहा है, कौन साथी हैं, क्या है ये। तो फिर वो देखते थे नाइट ड्यूटी पे जो भी होता था, तो उन्होंने कहा चलो गपशप लगा लेते हैं। तो वो गपशप लगती थी। वो फिर कभी उन्होंने कहा गाना वाना भी सुना देते थे। कौन सा सुनाया था? उन्होंने बहुत सारे, कौन सुना है? एक तो आपने टीवी पे भी सुना है, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। इंडियन ऐसा कोई गाना बॉलीवुड का नहीं है जो उनको नहीं आता। अच्छा। हाँ, और सारे लिरिक्स भी आते हैं वर्ड टू वर्ड। और वो अंताक्षरी में अमूमन होता ही है कि आपका कंपटीशन हो रहा होता है ना, हाँ। कि वो आप गाते हो फिर दूसरा वाला। अच्छा, इत्तेफाक से मुझे भी बड़ा शौक है ये पुराने किशोर के गाने, मोहम्मद रफ़ी के, ये वो, तो मुझे भी सब आते हैं। तो वो एक फोन पे वो गाना सुना रहे होते थे, दूसरे फोन पे आप सुना रहे होते थे? माइक, वो स्पीकर पे होता था ना। और लोग भी सुन रहे होते थे? हाँ हाँ, सेक्रेटेरिएट में हम कौन होते कौन थे। और होता था? जितने भी मुस्तफ़ा दीदाबादी हो गए, बाकी लोग गए हो गए। अच्छा। तो हाँ, गाना उन्होंने कहा सुनाया तो हमने भी सुनाया। वो तो उन्होंने फिर कौन वो सा फिर सुनाया? अंताक्षरी खेलते खेलते तो ये होता था ना कि अंताक्षरी हो रहा है तो वो आगे वाला भी सुना रहा है, फिर आप पे आया, आपने सुनाया। मगर फिर जब वो थोड़ा अगर कहीं फंसने लगते थे, कि वो लगता था कि वो शायद उनको नहीं आएगा, तो फिर वो कोनी मुझे मार के हिमकिम लंदन वाले कहते थे भाई तो कराची भी जाना है, हार जा। या बाहर जाते थे? हाँ, हार जा। कभी कभी जीत के, नहीं, वो कौन कहते सा हैं ना, गाना सुनाया उन्होंने, ये कहते तो हैं ना, कभी बताएं। कभी हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हाँ, तो ये तो कौन सा गाना उन्होंने सुनाया? हर फिल्म का आप किशोर, मोहम्मद नहीं, उन्होंने कौन सा रफ़ी, सुनाया? कोई जब कोई बात बिगड़ जाए, कोई मुश्किल पड़ जाए, वो उनको बड़ा पसंद अच्छा, था। अच्छा, तरन्नुम हाँ, अच्छा। पुराने क्लासिकल गाने। अच्छा, आवाज भी अच्छी थी, अच्छा गाते थे? हाँ, गाते अच्छा थे। हाँ, वो उसके तो आप लोगों ने भी सुना हुआ। नहीं, मैं उसके कोई सुरों कोई का? राज मैं कोई नहीं बता रहा, वो तो आपने लाइव सुना हुआ है। नहीं, तो मैं तो इतना टेक्निकली गाने को नहीं समझता, तो वो अच्छा, सुर को उनका ख्याल रखते थे? सुर, हाँ, उस वक्त तो मुझे लगता था कि सुर का ख्याल है, मगर वो इन्वायरमेंट ऐसा था ना, अगर नहीं भी लगे तो फिर मुझे लगना पड़ता था। अच्छा, ख्याल रख रहे हैं। ख्याल रखना पड़ता था। हाँ, तो वो तो अच्छा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उनसे कभी, इसलिए भी कह सकते हैं सर कि मेरा कभी किसी फ्रिक्शन वाली चीज़ों में वास्ता ही नहीं रहा है। मैं आपको बताऊं, कोरंगी जैसे हल्के का जो एमएनए रह चुका हो, जहाँ चाइना कटिंग भी हुई हो, जहाँ बड़े बड़े वाकियात भी हुए नहीं, हों, तो इसमें चक्रा तो अभी गोल भी। आगे चल के बात ओके, करते हैं। और लंदन में आपने क्या क्या देखा? लंदन में किस तरह एमकिम का काम चलता था? तो वो बट वो दिन रात काम ही, वो सुबह वो फैक्स आते रहते थे, वो ये हो गया, वो हो गया, फिर कम्युनिकेशन, वो राब्ता कमेटी जो होती थी, उसका लिटरली नाम ही राब्ता ये कमेटी। कराची वाले कहते हैं कि सब कुछ लंदन से होता था, हम तो सारे मजलूम हैं, बेकसूर हैं, जो जुल्म हो रहा था, जो गलत काम हो रहा था वो वहाँ से हो रहा था, अच्छा काम हम लोग कर रहे थे। तो आपने वहाँ देखा वहाँ से क्या क्या गलत काम हो रहे थे? देखिए, मेरे हिसाब से
शरीक जुर्म तो सभी हुए ना। अगर लंदन से कोई, नहीं तो यहाँ वाले कहते हैं ना कि जितने भी गलत काम हुए उन्होंने किए, सारे अच्छे काम हमने किए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि करवाए तो आपने वहाँ देखा गलत काम किसने, अगर काम करवाए तो किसने करवाए? अच्छा, ये आपने वहाँ महसूस किया कि वो जो वहाँ की उनका जो लाइफ स्टाइल है, बड़ा लग्जरी लाइफ स्टाइल है? नहीं, मैंने तो खैर नहीं देखा, इसलिए मेरा उनका घर तक कभी रसाई हुई नहीं, मगर ऐसे ही थे वो मलंग से अपने चिल्ड आउट। मुझे कोई ऐसा उनके लाइफ स्टाइल में या कोई चीज़ों में वो नहीं देखा, मगर गुस्सा तेज था। और किस बात पे गुस्सा मेरे था? ख्याल से उनको थोड़ा, आजकल के ज़माने में नहीं होता, मगर उनको गधे घोड़ों में तमीज़ थी। तो हर किसी से, जैसे आपने कहा, गाली दे के बात करना, अब जो गाली की ज़बान समझता है शायद उससे उसको गाली दी हो। हमसे आज तक बदतमीज़ी नहीं की। आज तक बस एक हुआ था वाक़या कि आई थिंक मैं थोड़ा जल्दी सो जाता था, या जल्दी क्या, अब 3-4 बजे तो लेट ही होता है, तो 3-4 बजे, अब वो लंदन टाइम पे पार्टी चल रही होती थी MGM, तो वो 3-4 बजे उनकी कॉल आई, तो मैं सो रहा था, मिस हो गई। तो मुझसे कहा अगले दिन कि भाई वो भाई आपसे बहुत नाराज़ हैं, उन्होंने कॉल की, आपने कॉल नहीं उठाई। तो मैंने कहा ऐसी बात है, 3-4 बज रहे हैं रात के, तो हो जाता है, मिस हो जाता है, बंदा आराम कर रहा है, नींद कर रहा है, आप फ़ोन देखा नहीं। तो फिर मुझे कहा कि आप एक माफ़ीनामा लिख के दें। मैंने कहा किस बात का माफ़ीनामा? कहते हैं कि भाई वो, ये किसने बोला आपको? एक MKM लंदन के रुकन क्या नाम था? राब्ता कमेटी के, छोड़े वो नाम, जिंदा है? जिंदा है। नाम मैं इसलिए भी नहीं ले रहा, इसलिए मुझे याद नहीं उनमें से कौन सा वाला था। 2 नाम है, आई एम नॉट श्योर के कौन थे, इसलिए कॉल तो वैसे कॉल ही आती थी हमारे लिए, तो लंदन राब्ता कमेटी की कॉल आई। अब उसमें से कौन है क्या है, जो उनके हिदायत होती थी अल्ताफ़ हुसैन साहब की, वो तो हमें बस कम्युनिकेट ही करते थे, तो हमने ज़्यादा कि कौन क्या है ज़्यादा पूछते नहीं थे। तो बहरहाल अगले दिन कॉल आई, मिस कॉल मैंने देखी, अगले दिन कॉल आई कि भाई आपको कल फ़ोन कर रहे थे, आपने उठाया नहीं। मैंने कहा ऐसी बात है, आप सुबह 3-4 बजे कर रहे थे, आप ऐसे कह रहे हैं कि आप दोपहर को कर रहे थे और मिस हो गई, या शाम को कर रहे थे मिस हो गई, 3-4 बज रहे थे, आई वॉज स्लीपिंग। तो कहते हैं नहीं नहीं, ये तो बड़ी गलत बात है, आप नाराज़ हैं आपसे भाई। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा फिर? तो मैंने कहा तो माजरत कर ले मेरी तरफ से। नहीं नहीं नहीं, माजरत आपको करनी पड़ेगी। मैंने कहा चलें करवा दें। नहीं, आप ये तहरीरी तौर पे लिख के दें कि आपसे गलती हुई कि आपने उनका फ़ोन नहीं उठाया, अच्छा। और आइंदा से आप एक अलग से नंबर रखें जो 24 घंटे ऑन रहेगा, कि जब भी वो फ़ोन हो करें आप फ़ोन उठाएं। फिर उसी चीज़ में थोड़ा एक लगी लिपटी हुई, जो मुझे लगी, हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि वो आपके लिए बहुत परेशान रहते हैं, वो परेशान हो गए थे कहीं आपको कुछ हो नहीं गया, तो कहीं कुछ हो नहीं जाए आपको, इसलिए आप फ़ोन रखा करें। अब उसका क्या मतलब था, जो मैं समझ गया तो आप भी समझ ही गए होंगे। तो इस किस्म का माहौल था। फिर आपने माफीनामा लिखा? ऐसी बात है, वो माफ़ी मांग रहे थे, मैं लिख के दे दिया भाई। मैंने कहा क्या, वो तो उस टाइम पे मुझसे वो ब्लैंक पेपर पे अंगूठे वगैरह सिग्नेचर करवा के दे, वो भी दे देता भाई मैं, और क्या करता। नहीं तो फिर उसमें उसके माफी एक्सेप्ट हो गई आप? हाँ, वो एक्सेप्ट हो जाती है। अच्छा, उसके बाद मनाना आसान है, उनको नाराज करना भी आसान है और मनाना भी आसान था। अच्छा, भाई तो क्या मनाने का क्या तरीका था? जो कह रहे हैं कर लो भाई, वो कह रहे हैं माफ़ीनामा दे दो। आपको माफ़ी मांगने से कुछ छोटा थोड़ी हो जाता है। अच्छा, उनकी पार्टी थी, उनके फिर लिए काम कर। दोबारा फोन आया? हाँ, उन्होंने कहा कि भाई एक्सेप्ट हो गया आपका। नहीं, फिर उनका कॉल आई, उनकी बानी की कॉल दोबारा आई? बानी की कॉल तो अब मुझे समझे कि हर दूसरे दिन आती थी। तो क्या बात क्या करते थे वो आपसे? बड़े अच्छा, सिंस हल्का डिफेंस ऐसा था उनको, बड़ा बाकी जगहों से तो पल्स उनको रहती थी कि भाई ये सेंट्रल में क्या हो रहा है, मतलब फलाने पूरे हर जगह की पल्स रखते थे वो? एक एक चीज़ की पल्स होती थी। तो डिफेंस क्लिफ्टन के जब भी कोई चीज़ होती थी DCRC की, वो तो फिर मुझे वो फ़ोन करते थे फीडबैक के लिए, और इसलिए उनको ये भी लगता था कि मैं थोड़ा अनबायस्ड और थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सही बात बता भी देता हूँ, इसलिए मुझे MKM में एज ए आउटसाइडर देखा जाता था ना। कोई यूनिट सेक्टर से वर्किंग करता हुआ नहीं आया, APMSO से नहीं आया, एक डिफरेंट बैकग्राउंड है, तो मेरी बाकी जितने भी लोग थे उनसे इतनी और मैं अपने काम से, क्योंकि स्टे काम एंड काम से काम, तो मैं काम से काम रखने वाला था। डायरेक्ट वो राब्ता करके पूछते थे कि भाई क्या है, क्या फीडबैक है, ये मैंने तकरीर की थी, इसमें क्या हुआ, ये बात मैंने कही थी उसका क्या फीडबैक आया, लोगों को आप तो अच्छी बोलते लगी। हैं बड़ा जबरदस्त हो गया, बेहतरीन काम हो गया भाई, नहीं, मैं उनको जबरदस्त। बता देता था। वहाँ तो सब जी भाई चलता था, आप भी जी भाई करते नहीं, होंगे? शायद मैं जी भाई आप जी भाई वाले नहीं थे? लेकिन मैं एहतराम तो जी भाई वाले कौन कौन थे? सारे थे। नाम बताएं, ऐसे सारे वाले नहीं बोले, नाम बताएं। सारे अभी कौन कौन है इनमें?
मौजूदा में कौन कौन जी जो एमकेएम चला रहे हैं उनमें जी भाई वाला कौन है? एमकेएम जो चला रहे हैं सबसे बड़ा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। जी भाई। हाँ बिल्कुल। और मेरे ख्याल से मुस्तफ़ा कमाल साहब थे जो थोड़ा वो एग्रेसिव हो जाते थे बानी के साथ भी उस टाइम से, अभी की बात नहीं। मुस्तफ़ा कमाल जो है शुरू से ऐसे हैं। वो सपोर्ट मतलब कि वो जस्ट बाय नेचर ही एग्रेसिव शख्स हैं। मतलब कोई बानी के खिलाफ बात करे तो एग्रेसिव हो जाए, मगर बानी भी अगर कोई बात करे तो वो फिर उनमें उन कुछ लोगों में से थे जो अपनी हकीकत सोच जो उनकी हकीकतन है वो एक्सप्रेस कर देते थे, मगर तमीज़ के दायरे में रह के हर कोई करता था। उसमें अब हम नहीं था वो। फिर आपको यहाँ कहते हैं ना शाह से ज़्यादा शाह के वफादार। तो जो जी भाई करते हैं तो वो कोई आप भाई से उल्टी सीधी बात कर लें तो फिर जी भाई आपका भी हो जाता था। तो ख्याल रखना पड़ता था ना कि काम नहीं उतार दे। काम उतार देते? क्या उतारने मतलब? अब देख लो क्या मतलब, आपको नहीं पता? नहीं। इतना साल आपको सहाफ़त करते हुए हो गए, सबके सामने इतनी मामलात जो हैं, सबको डर होता था अपनी ज़िंदगी का। अल्ताफ से? हाँ, और किससे? डर क्या मतलब? क्या मतलब लंदन में बैठे हुए यहाँ क्या करेंगे? अब जो कुछ हुआ यही हुआ ना। अब देखें, अब जो सुना हमने, अब देखें एक्सपीरियंस पर्सनल मैंने जैसे आपसे कहा मेरा ज़ाती तौर पे तो रहा नहीं किस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं कि काम उतारने का? काम उतारने का नहीं, या मुझ पे कोई भरमी हो या कोई नाराज़गी अच्छा। हो या कभी मेरे पास किसी को तो आपका होगा कैसे? आप तो माफीनामे भेजे जा रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे, तो आपका कैसे? फोन नहीं उठाने पे। मगर देखिए मैं और भी दीगर मामलात में नहीं यही रहा। काम उतारने वाला बताइए, काम क्या उतार देते थे यार? मतलब वो एक लंदन में आदमी बैठा हुआ है या काम उतार दे तो यहीं के लोग कोई काम उतार रहा होगा ना, नाम उनका चल रहा होगा। एब्सोल्युटली। तो वो लोग अभी कहाँ है काम उतारने वाले? कुछ जेलों में, कुछ मिसिंग है, या कुछ एमकेएम चला रहे हैं, कुछ ड्राई क्लीन हो गए एमकेएम में वापस आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा ही है ना। तो वो कहते भी थे अपने तौर पे ये लोग काम उतारते रहते थे, उनका नाम चल रहा था काम। अब ये मैकेनिज्म क्या था या उसका मेथड क्या था, ये मुझे नहीं पता, मगर आई एम श्योर ईमा होती होगी या उनकी राब्ता कमेटी। तो आपको बड़ा मजा आता होगा, लोग आपको एमक्यूएम के एमएनए बोलते हैं, इशारा किया, आप भी दो चार का तो काम आपने भी उतरवाया होगा। नहीं, मैंने कभी नहीं। 2005-6 में आप एमक्यूएम में शामिल, 2008 में आपने इलेक्शन लड़ा। हाँ समझे, 8 के बाद। हाँ 2 6 साल साल। हाँ एमक्यूएम का एक ऐसा सिस्टम था जहां आदमी कारकुन बनता था, यूनिट था, सेक्टर था। तो आप में ऐसे कौन से सुरकाब के पर थे कि शामिल होते के साथ ही आपको टिकट मिल गया? और शामिल होते के साथ नहीं, 2 साल शामिल होने ही हुआ ना, और क्या हुआ? हाँ समझे कि जुम्मा जुम्मा 8 दिन ही हुए, आपको टिकट मिल ऐसे गया। भी लोग हैं वहाँ जिन्होंने बिल्कुल जीरो वर्किंग की हाँ। और टेक्नोक्रेटिक बुनियादों पे उनको बना दिया गया। वो कौन था? अस्करी तकवी थे एक साहब, फिर उसके अलावा भी एक्स कोई ब्यूरोक्रेट्स थे तो आपकी जिनको पर्ची होगी कोई? सरदार। हाँ पर्ची होगी? पर्ची चलती नहीं थी उस टाइम पे, मगर या फिर आप मेरी बोल रहे हैं कि पर्ची आपने पैसों की बुनियाद पर टिकट खरीदा होगा? पैसे वो लेते नहीं थे, मैं तो देने को तैयार था, मगर ऐसा कोई सिस्टम था नहीं वहाँ। और बड़ी सख्त निगाहों से देखा जाता था। वैसे ही एक माहौल रज़िया गुंडों में फंस गई। वो तो जब ज्वाइन किया तो फिर मुझे हालात इधर उधर के दिखे, फिर डर लगा? डर भी लगा, जाहिर सी बात है, हर इंसान को लगता है। फिर मैंने किस चीज़ का डर? हाँ, डर किससे लगा? देखा गया आपने ऐसा जिससे आपको डर लगा? मैं देखें वो पपीते को देख के पपीता रंग पकड़ता है ना। जब ज्वाइन किया था मैंने कहा था नहीं यार, सब ये रूमर्स हैं, ऐसा है वैसा है, ऐसी चीज़ें नहीं होती होंगी, लोग कहते हैं। जैसे एमक्यू में यूजुअली लोग आपने देखे होंगे वो लफ्साजी जो होती है, उनकी जो बातचीत होती है, गुफ्तगू होती है, वो बड़ा कहते हैं ये प्रोपागेंडा है और ये ऐसा कुछ नहीं होता। एमक्यूएम बड़ी शरीफ शुरफा की पार्टी है। फिर बाद में पता चला शुरफा कमेटी भी है वहाँ। तो इस किस्म की चीज़ें, तो जब मैं गया तो फिर जब मैं एक्सपोज होना शुरू हुआ चीज़ों, थोड़ा मुझे पता चली, अच्छा ये यूनिट में ये हो रहा है, अच्छा सेक्टर में ये हो रहा है, अच्छा फलाना है। तो सेक्टर में असला वसला होता था? सेक्टर में हासला होता था। वो क्या करते थे? हिफाजत के लिए था उनका, किसी और? अब ये मैंने पूछा नहीं उनसे कि क्या था। मुझे याद है कि 2013 के बाद से ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था। तो हम जो हैं बैठे हुए थे, तो सेक्टर ऑफिस के बराबर में इन्होंने एमपी एमएनए के लिए ऑफिस कॉर्नी में बनाया। तो एकदम से ये रेंजर्स का जो ऑपरेशन है रूज पे था। मुझे तो फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए कि देखें जो एमक्यूएम के साथ 90s में जो ऑपरेशन हुआ ना, वो एक अलग था। उसमें गिल्टी बाय अलायंस, गिल्टी बाय एसोसिएशन, आपको किसी के साथ देख लिया तो क्या ये भी मिला होगा,
ये बड़ा टारगेटेड ऑपरेशन था, इसलिए कि टेक्नोलॉजी जो है अब इतनी हो गई है कि आपको पता होता है कौन क्या है, कौन शरीफ है, कौन नहीं है। मुझे पूरे उसमें किसी ने तक नहीं किया, पूरे ऑपरेशन में। आप मिल गए होंगे ना? हाँ, मिल गए होंगे ना? किससे मिल गया? एस्टेब्लिशमेंट के साथ? नहीं, मैंने PSP ज्वाइन नहीं किया। उस पर भी आएंगे ना, हाँ, उसमें भी जाना जब है। प्रेशर आया मुझ पर, मैंने तो ज्वाइन नहीं की। हाँ। तो मैं तो मिलता तो जब मैं ज्वाइन कर लेता। अच्छा, फिर आप वो बता दो रेंजर्स का छापा। हाँ, तो मुझे कहा कि रेंजर्स के एकदम से आके उन्होंने चारों तरफ से घेराव कर लिया। अच्छा, रेंजर्स ने। आप बैठे हुए थे? मैं बैठा हुआ था, 15-20 रेंजर्स की मोबाइल है। अब मैं भी परेशान और कॉन्फिडेंट भी, इसलिए मैं थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी, इनसे डील करना जानता। मैंने कहा, और ना मैंने कुछ किया, और मुझे मैंने कहा कितने वो कर्नल साहब एक हैं आए, उन्होंने कहा भाई ये इसमें जो है हमें इंटेलिजेंस मिली है कि यहाँ कुछ सामान वामान पड़ा हुआ है। अब मैं समझा नहीं हूँ सामान का क्या मतलब था। तो उन्होंने कहा नहीं ये आप थोड़ा, ये मैंने कहा एमक्यूएम का एमएनए और सामान ना समझे यार, ये कैसी बात कर दी आपने? मेरे मकसद ये है कि वो जिस जगह आए थे वो MP MNAs की बैठने की जगह थी, और सेक्टर बराबर में ही था। अच्छा। तो मेरा जो मकसद था हैरानगी का, कि मुझे लग रहा था कि शायद वो इंटेलिजेंस बेस पे इधर जाने के बजाय इधर आ गए। तो मैं तो उनको रास्ता दिखा रहा था कि भाई इधर नहीं, उधर होगा, उधर चेक कर। तो कह रहे नहीं यही है, हमने सुना है। मैंने कहा ठीक है, तसल्ली कर ले, बैठे हैं आप, गए चेक पैक सब चीज़ें मेरे साथ बैठे। इतनी देर में उन्होंने कहा कि जी ये बाथरूम ये क्या है? मैंने कहा बाथरूम है, यूज़ करने का कहते हैं आपका है। मैंने कहा मैं यूज़ करता हूँ, बाकी जो है लोग यूज़ करते हैं, कुछ पब्लिक बाहर। मैंने कहा आपको यूज़ करना है, पब्लिक का बाहर एक बना है, वो भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी, ये यूज़ कर। कहते नहीं है। एकदम से वो आए, कुछ बड़ा सा वो हथौड़ा टाइप चीज़ लेके, कोई चीज़ होती है जो, तो वो टक टक दीवार पे कर रहे थे। दीवार उन्हें गिराई है, तो पीछे क्लैशनकॉफ्स, रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड्स। हाँ, नहीं तो करे। मैंने कहा मुझे पता होता तो मैं बाथरूम यूज़ भी नहीं कर सकता, इतनी टेंशन में कुछ फट नहीं जाए बराबर में। अच्छा। तो ये सब चीज़ें तो होती थी ना, ऐसा तो होता है, फिर ऐसे क्या हुआ? काम उसके उठाया, आपको गिरफ्तार कर लिया? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, इंटेलिजेंस बेस्ड था। मैं थोड़ा परेशान हूँ, उन्होंने कहा जी वी नो के यू हैव नथिंग टू डू विद इट, और जिन्होंने रखा हुआ है, ये जिनका है, ये भी हमें पता है। तो ये उनको मैं थोड़ा अप्रिशिएट करूँगा कि जो ऑपरेशन करने वाले थे इस दफ़ा। फिर वहाँ से लड़कों को उन्होंने गिरफ्तार किया? बिल्कुल किया, और किसी की मुखबरी पे ही, जैसे पहले जिसको उठाया था उसकी इन्फॉर्मेशन से ही उनको पता चला था कि यहाँ छुपाया हुआ है। अच्छा। मगर उनकी महारत भी देखें, जिन्होंने छुपाया था उन्होंने कहा है वो आएंगे तो सेक्टर ही आएंगे। ये MNAs के बाथरूम की फॉल दीवार के पीछे कहाँ हो कुछ तो कितना सामान था, असला था? ठीक ठाक था भाई। कितनी क्लाशनकोव पे होगा? अब याद नहीं मुझे गिनती, मगर था सब कुछ जदीद। अच्छा। हाँ, मतलब हॉलीवुड फिल्मों में जो आप देखते हैं उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं तो उससे कम भी नहीं था। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही। तो उसके बाद फिर दफ्तर में जाके बैठे आप? नहीं, उसके बाद गए ही नहीं आप? मैं वो क्या दफ्तर के बाथरूम में के बाद वो मुझे नींद नहीं आई रात को, वो बाथरूम में इस्तेमाल कर चुका हूँ। अच्छा। हाँ, मैं इस्तेमाल करते हुए कुछ पड़ जाता। तो बम वगैरह भी थे क्या? मेरे हिसाब से ग्रेनेड्स वगैरह। अच्छा। अच्छा, फिर MP आप बन गए, तो किस तरह आपको आपके क्या ऐसी क्वालिटी देखी है फिर दोबारा से पीछे आते 2008 पे आते? देखिए, मेहनत कहाँ से कर ली? 2 साल तो आपको MQ में आए हुए थे, मेहनत तो वो आदमी कर रहा होगा ना जो 88 में आया था। आप आए 2005 में, 2 साल में मेरा बैरोमीटर, मेरा गेज डिफरेंट था ना। अगर मैं यूनिट सेक्टर और मेरी स्ट्रगल पार्टी में ऑपरेशंस के दिनों की होती, तो ये मैंने एक बात की भी, मैंने कहा कि आप पूछें जी कुर्बानियाँ कितनी दी हैं, आपके कितने लोग शहीद हुए हैं, आप उस शख्स से पूछें जो उस चैनल से आया हुआ है ना, उसने वो चीज़ करी हुई है। मैंने कहा मुझ पे तो वो क्वेश्चन अप्लाई नहीं होता। मैं एक अगर डिफरेंट रूट मेरा है, अगर DCRC हो गया, टेक्नोक्रेटिक हो गया, या उस साइड से हो गया, तो आप मुझसे पूछें भाई आप कितना टाइम आपने ऐसे इलाकों में जहाँ पहले MQ की बिल्कुल प्रेजेंस नहीं होती थी, आपने कैसे वर्किंग की, डिफेंस से कैसे सीट निकली, वहाँ क्या किया, खुशबक शुजात के साथ आपने क्या एफर्ट्स किए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये MQ का ये कभी स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं रहा है ना, डिफेंस क्लिफ्टन। यहाँ MQ की स्पेशली डिफेंस की सीट वो आपकी मेहनत से निकली थी? हमारी मेहनत से ही बिल्कुल निकली थी। उसमें कोई ठप्पे वप्पे तो नहीं लगे? नहीं, वो पता नहीं लगे, नहीं लगे यार आप MPA बन गए, वहां से आपको ये पता ही नहीं हुआ ठप्पे लगे नहीं लगे? MP अमूमन बाहर होता है ना, वो पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं होता। अच्छा। ठप्पे तो अंदर लग रहे होते हैं। नहीं, तो आप मेरिट पे बने थे, ठप्पे लगे थे? देखिए, मैं कहना नहीं चाहूँगा, मगर मैं जब कोरंगी का MNA बना था, वो मेरिट पे बना था। मैं आपको इसलिए बताता हूँ, इसलिए उस वक्त बाई इलेक्शन चल रहा था,
कोरंगी में तो बाद में आते हैं ना, अभी तो एमपीए वाला मसला हाँ चल हाँ, रहा है। मेरिट पे बने। तो जो एमक्यूएम पर इल्जाम है कि वो ठप्पे लगाती थी, जो सबसे उसका कमजोर तरीन इलाका था डिफेंस, वो इल्जाम, इसका मतलब वो तो गलत है। लियाकताबाद जब डिफेंस में लगाने की उसको नौबत नहीं आ रही, तो उसको लियाकताबाद में और कोरंगी में लगाने की क्या जरूरत थी? तो ठप्पे वाला इल्जाम गलत था इसका मतलब। देखिए मेरे ख्याल से आपसे तो गलत था, मगर अगर मैं किसी चीज़ को डिनाई नहीं करूँगा, जिस चीज़ से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ अच्छा। या जिस पे मुझे कमांड नहीं है या मेरी नज़र से नहीं तो गुजरा। किसी जब आपको टिकट मिला तो वहां के लोगों एमकेएम ने में ये हाथ क्या कर रहा है, इस हाथ को नहीं पता होता था। भी कैसे? एमपीए को, एमएनए को कुछ नहीं पता होता था कि अंदरूने खाना क्या चल रहा है। ये बिल्कुल सेटअप्स, स्टेट विद इन स्टेट होता है ना, हाँ। वो पार्टी विद इन पार्टी, मतलब कि एक पार्टी, एक साइड वो थी जो सब ये चीज़ों को चलाती थी। कुछ लोग ये थे, सॉफ्ट फेस थे कि जाए मीडिया पे बात करें, आप डिप्लोमेट से जाके मिलें, और वो हमें बताते भी नहीं थे कि क्या वाकई क्या चीज़ें हैं, क्या मामलात हैं, ये हैं वो हैं, फलाना है ढिमकाना। अच्छा, ये जब आपको पहली दफा एमपीए का टिकट मिला तो वहाँ एमक्यूएम के लोगों ने मुखालफत की कि नए लड़के को, बच्चा है जो बिल्कुल 25 साल की उम्र है, इसको? दोनों, एमपीए पे भी और एमएनए तो दोनों पे एमपीए पे मुखालफत की। किसने मुखालफत की थी? सबसे ज़्यादा मुखालफत की थी मुस्तफ़ा कमाल ने। अच्छा, क्यों, वजह? पता नहीं, ये मज़ा उनसे ही पूछें। वो कह रहे हैं कि और डिजर्विंग लोग हैं, जैसे आप कह रहे हैं, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। शायद तो उनकी बात सुनी नहीं गई? नहीं, अल्ताफ़ हुसैन ने नहीं सुनी। हाँ। ये डिसीजन अल्ताफ़, दोनों कम, एमपी बनने की मुखालफत की थी उन्होंने हर चीज़ की मुखालफत की। आपकी? हाँ, तो आपकी कोई मुखालिफ क्यों है? ये उनसे पूछें, वो शायद समझते थे। देखिए मैं कह रहा हूँ ना कि अगर कोई बंदा बाहर से आया हुआ होता है अच्छा, तो फिर वो और किस किसने मुखालफत की? इनका तो मुझे पता है, हाँ। इसलिए कि उस वक्त पार्टी में इनके आमिर खान होते थे। हम्म। अब फिर इनके, उन्होंने मुझे बताया था, इसलिए वो राब्ता कमेटी में बैठते थे। कहते हैं भाई ये तुम्हारा नाम तो कंफर्म है, मगर मुस्तफ़ा कमाल, जबकि मुझे बहुत पसंद है वो और आदमी भी अच्छे हैं, मुखालफत इन्होंने की। फिर अल्ताफ़ हुसैन ने टिकट भी दिया मुझे, और मेरी इलेक्शन कैंपेन का इंचार्ज भी मुस्तफ़ा कमाल को ही बनाया कि तुम इसकी कैंपेन अब तुम चलाओ। मतलब वही मुखालफत आपकी जो है ना, टिकट का जो है ना, वो म्यार बन गई। मतलब मुखालफत जो की, तो आपने टिकट भी मुखालफत, मिला और फिर कैंपेन भी उसी आपने मुखालफत करने पे शुक्रिया अदा किया, अगर तुम मुखालफत नहीं करते तो मैं टिकट भी नहीं मिलता। नहीं, मुखालफत नहीं, वो करते तो टिकट फिर भी मिलता। मैं जो कह रहा हूँ कि इसकी आयरनी देखें कि जिसने मुखालफत की टिकट तो दिया ही, हाँ। मगर फिर उसको कहा कि इलेक्शन कैंपेन अब डिफेंस की आप करोगे, अली राशिद की चलाओगे। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने मेरी कैंपेन फिर चलाई डिफेंस क्लिफ्टन में। दिल से चलाई? अब वो दिल का हाल तो अल्लाह आपको जानता क्या है, महसूस मगर हुआ? मेरे ख्याल से अब अपनी उन्होंने राय दी, उनके हिसाब, देखिए मैं बड़ा एक नेगेटिव आदमी नहीं हूँ, पॉजिटिव हूँ। उन्होंने कुछ सोच के दी होगी, और हो सकता है कि मुझसे डिजर्विंग लोग हों। ठीक है, देखिए ये बताएं कि हाँ, फिर जब आप एमपीए बन गए तो ये जो कहा जाता है कि सबसे ज्यादा टैक्स वाले देने वाले उस वक्त एमपीए थे 2008 की सीनेट असेंबली में। हाँ 13 में समझे जब खत्म हुई है, सबसे ज्यादा टैक्स कितना मैंने दिया टैक्स हुआ दिया था। था? उस वक्त मेरा करोड़ों में ही था। करोड़ों तो 1 करोड़ भी होता है, 90 करोड़ भी उस होता वक्त है। देखें, ये मैं 15-20 साल पुरानी बात है, ये 2000 अगर 12-13 की बात करें, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, मगर हाईएस्ट था उस उस वक्त। वक्त आप सीनेट असेंबली के सबसे अमीर रुकन थे। सिंध असेंबली के सबसे ज्यादा हाईएस्ट, अमीर नहीं, सबसे ज्यादा टैक्स जिसने दिया। जो टैक्स देने वाला अमीर होता है ना, अमीर तो होता है, बाकी मगर टैक्स जरूरी और, नहीं है कि वो सबसे ज्यादा। देखिए मैं आपको दो टैक्स चीजें, और भी होते हैं। टैक्स चोर भी होते हैं, दो चीजें होती हैं। एक होता है कि टैक्स, इनकम टैक्स किसने कितना दिया है, और एक होता है किसकी कितनी नेट वेल्थ है, कि कितने, मतलब कितनी जमीन है, इतना वो, इतना बंगला, आपकी तो उसमें कितनी तादाद रहता है। नेट वेल्थ कितनी थी? मुझे याद नहीं अभी, बट अल्हम्दुलिल्लाह काफी थी। अरबों रुपए में? अरबों। ठीक है। अच्छा। अभी जब मैं एमएनए था तो हाँ। मेरी जो मैंने टैक्स दिया था, जहांगीर तरीन साहब से ज़्यादा दिया हुआ था। जहांगीर हाँ, तो तरीन लोग ने? मुझे मजाक में कहते थे आपका जहांगीर प्राइवेट जेट का है। हाँ। तो मैंने कहा जेट वेट, मैंने कहा वो भी टैक्स में ही दे दिया। मगर हाँ, जहांगीर तरीन ने अपना नहीं, जहांगीर तरीन का बता दें कितना दिया था कि अंदाजा हो जाएगा आपने उनसे ज्यादा दिया था। आई थिंक उन्होंने 7-8 करोड़ इनकम टैक्स दिया था। इनकम टैक्स, और आपने 8 करोड़ से भी ज्यादा दिया था। जहांगीर तरीन जो थे, उनके बारे में कहा जाता है वो इमरान खान की एटीएम थे। तो हम आपको कहते हैं आप अल्ताफ हुसैन की एटीएम थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एटीएम, कितने पैसे दिए अल्ताफ हुसैन को आपने? मैंने एक पैसा भी नहीं दिया। उल्टा यहाँ तक कि जो फॉर्म भी था, जो जमा करवाने के लिए, उसकी 2500 या 3000 फीस होती है इलेक्शन फॉर्म की, वो भी एमकेएम नहीं भरी थी। सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली में एक पैसा नहीं दिया? नहीं। ये कैसा लीडर था
जिसके पास इतनी बड़ी बड़ी एटीएम थी, उनसे 1 रुपया नहीं लेता था, फिर भी दुनिया का हर इल्जाम उस लीडर पे लगाया जाता है कि यहाँ उसने जायदादें बना ली। तो इतना अकेला जो जितनी दौलत आप बता रहे हैं, मेरा नहीं है साहब। कभी आई थिंक कुछ लीडर्स होते हैं जिन पे इल्जामात या कैरेक्टर असैसिनेशन आप करते हैं और वो कुछ चीज़ों से वो हो जाते हैं। जैसे अलीम खान को आप कहते थे, वो जहांगीर तरीन को एटीएम जैसे आपने कहा। मेरा नहीं ख्याल अल्ताफ हुसैन का कभी नाम करप्शन से इतना वो नहीं, तो उनकी टारगेट पार्टी किलिंग कहती है ना बुरी इतनी प्रॉपर्टी बना ली और शहीदों का पैसा खा गए, तो इतनी बड़ी बड़ी एटीएम जिनके पास मौजूद थी, तो उन्होंने आपसे कभी 1 रुपया नहीं मांगा। आपने खुद कह दिया ना, इतनी बड़ी बड़ी एटीएम मौजूद आपको कह रहा हूँ एटीएम में, किसी और को नहीं कह रहा। हाँ, वो हम ऑलरेडी बेसिकली पार्टी का एक तरीकेकार होता था कि एक अल्ताफ हुसैन को कितने पैसे दिए? नहीं, कुछ नहीं दिया। मैं क्यों दूंगा पैसा? अच्छा, और ना मांगे किसी। ये बढ़िया। भत्ता भी नहीं जमा किया आपने एमक्यूएम के लिए? भत्ता नहीं, भत्ता मैंने जमा। चंदा वंदा जो होता था उनका तरीकेकार, मगर मैं वो सेक्टर यूनिट ही करता था। हम तो एक सेरेमोनियल ही होते। मैं आपको इसका मतलब ये है कि फिर एक इल्जाम ही है कि यहाँ से जो पैसे जमा हो के लंदन जाते थे, और ये जितने पैसों का इल्जाम है, इतने अकेले तो आप ही दे सकते थे। कह सकते हैं, इतना मैं कर सकता था। मगर मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं, जितने भी पैसे मेरे हैं, मेरे सब मल्टीनेशनल क्लाइंट्स हैं और सब एमएनसीज लिजिट तरीके से, शेल हो गई, पीएनजी हो गई, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, उनसे मेरे डॉलर में मुआहदे हुए हैं उनकी ग्लोबल ऑफिसेज में। तो वो सब वहाँ से आते हैं। मेरी एक भी कोई इनकम ऐसी नहीं है जो आप कह सकें कि जी XYZ या किसी गवर्नमेंट ठेके से आई है, फलाने से आई है, ये ज़मीन वो है ही नहीं। मेरा सारा डॉक्यूमेंटेड है। अब देने को, अब कहने को मैं कह दूँ, थोड़ी चीज़ों को वायरल करने के लिए, हीरो बनने के लिए, निहाड़े मैंने बड़े पैसे दिए यार, मैंने तो बड़ा ख्याल, मगर मांगे नहीं, ना दिए। नहीं, मैं तो ये बात समझ गया आपकी। मैं तो कह रहा हूँ इसका मतलब है ये जो लोग इल्जाम लगाते हैं, तो फिर इल्जाम ही एक अजीब मशकूक यार देखिए, उनके लिए और भी थे ना, बाबर गौरी साहब थे, आदिल सिद्दीकी साहब थे। आदिल सिद्दीकी, बाबर गौरी ने कितना टैग दिया होगा। जिनको आप देखिए, मुझसे एक बंदा, मुझे आप एक सवाल का मैं आपसे पूछता हूँ, एक शख्स जिसको आपने, वो खुद अपनी बुनियाद पे खड़ा हुआ है, वो आपकी किसी फेवर या आपकी किसी वजारत या किसी ऐसी चीज़ के उससे ना वो पैसे कमा रहा है, आप वो अपने MP MNA तो कुछ नहीं होता ना। अगर वो उससे आप क्यों पैसे की तवक्को क्यों रखोगे? आपने जिनको सूबाई वज़रा बनाया हुआ है, जिनको फेडरल वज़रा बनाया हुआ है, आपके MP बनने में कितना खर्चा हुआ? मेरा कुछ नहीं हुआ, उस पर भी कोई खर्चा नहीं हुआ? नहीं, पार्टी ने किया। अच्छा, तो बड़ी तरीकेकार होता है, कोई अनोखा ये वैसे किसी और पार्टी में तो ऐसी नहीं, ऐसा नहीं होता किसी और पार्टी में। MQM में होता था, जो असली MQM थे। और फिर जो मुझसे लोग कहते हैं कि आप एक आदमी जो आज पार्टी में शामिल होता है, 2 साल बाद वो MPA बन जाता है, 5 साल के बाद वो MNA बन जाता है, ठीक है, उसकी टोटल पार्टी की शमूलियत 2 साल है, ठीक है। दूसरी पार्टियों में इसी काम के लिए लोग अरबों रुपए खर्च करते हैं। अभी एक सेनेटर गया, उसके बारे में कह रहे हैं 55 करोड़ में वो 35 करोड़ में से सेनेटर बना था। ये काम आपने फ्री में हो गया। लेकिन जब उस पार्टी पे बुरा वक्त आया, तो सबसे पहले छोड़ के भागने वालों में थे वो आप थे। नहीं, ऐसा नहीं। अरे दूसरे नंबर पे होंगे, तीसरे नंबर पे होंगे, चौथे नंबर पे होंगे। शुरू के लोगों में तो आप ही भागे ना। देखिए, मैं आपको बताता हूँ ना, छोड़ के भागने की तो बात ही नहीं है ना। जिस पार्टी का जिससे मेरा ताल्लुक था, वो टेक्निकली हो गई खत्म। क्या खत्म हो गई? MQM जो थी वो इनकी बानी ने बनाई थी। ये तो मेरे ख्याल से एक ज़र्फ का तकाजा है। अगर मुझसे कोई कहे कि ये, मैं आपको बताता हूँ ना, अगर एक शख्स की पार्टी है, अब वो लाख बुरा सही, वो उसको आपने माइनस कर दिया, ठीक है ना। उस पार्टी में एक आपस में लोग लड़ना झगड़ना शुरू हो गए, अवामी मसाइल पे बात होने की बजाय ज़ाती जो चीज़ें वो चलने लगी। एक दिन में, मतलब कि मैंने देखा था 4 दिन मेरे छोड़ने से पहले 4 दिन में 36 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। PSP ने आपने किस सन में MQM छोड़ी? हाँ, किस सन में? 2018 से पहले थे। हाँ, टर्म पूरा करके 2016 में तो आपने PSP में शामिल होने की कोशिश की। मैंने कोशिश की या PSP ने मुझे शामिल करने की कोशिश की? PSP में किसी ने शामिल होने की कोशिश नहीं की। कोशिश हमेशा PSP से हुई, और वो किसी वजूहात की वजह से हुई, प्रेशर की वजह से। आप तो सुना है वहाँ रात को चक्कर लगाते थे, बाहर छुप के देखते थे कि किसी कोई देख नहीं रहा तो मैं जाके मुलाकात करके आ जाऊं। मुझे तो 2 दफा ऐसा वाकया हुआ, आप छुप के देख रहे थे कि कोई देख तो नहीं रहा, मैं जाके मुस्तफा गमाल अनीस कायम खानी से मुलाकात रात के 2 बजे। रात के 2 बजे मैं खड़ा हुआ बाहर देख रहा था कि कोई देख नहीं ले, कि मैं मौका मिले तो घर में घुस जाऊं।
ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा। मैं मेरे ख्याल से अगर मुझे जाना होता तो अच्छा, पीएसपी में शामिल करने की मुस्तफ़ा किसने कमाल साहब और अनीस खान खानी साहब खुद मुझे घर लेने आते अच्छा, कि आप ज्वाइन करो। वजह वजह एक मुकाम था मेरा, एक नाम था मेरा, एक काम था मेरा, मुझे ज़रूरत नहीं थी, मुझे जाना पीएसपी को तो चाहिए थे लोग ना, उनका तो मोमेंटम था। कोई खुद जाके क्यों जाके कहेगा कि जी मैं जगह देख रहा हूँ घुस जाऊँ पीएसपी बस मुझे ले 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 ले, ऐसा तो नहीं हो रहा था। पीएसपी ही लोगों को लेके आ रही थी क्या? किसी वजह से, दबा ऊपर कर से प्रेशर। हाँ बिल्कुल, आप पर आया, बिल्कुल आया, बर्दाश्त कर गया? बिल्कुल। आपने बोला पीएसपी में नहीं जाऊंगा, जान दे दूंगा। मैंने कहा डरता से वल्ला से। हाँ, हाँ हाँ, मैंने कहा प्यार से आप बोलो ये वो, हम उन्होंने जो तो उस प्यार से वक्त, बोलोगे तो पीएसपी में चला जाऊंगा, बदमाशी ये कौन सा जाने नहीं नहीं वाला? नहीं नहीं, मैंने कहा पहले तो तरीक़ेकार गलत था, धौस धमकी और कि भाई बुरा वक्त है इनके पे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो मैंने कहा पहले तो ये अंदाजे गुफ्त कोई भी कर रहा हो, आपको पता है किधर से हो रही थी, तो पहले तो मैं इस चीज़ का कायल ही नहीं था कि मुझसे कोई इस तरह गुफ्तगू करे। ठीक है ना, मैं और ख़ास तौर से जब आपने खुद मेहनत करके एक मुकाम हासिल किया हो और आप पे किसी चीज़ की फ़ाइल नहीं हो, सब पे फाइलें थी और जिन पे थी वो ज्वाइन करके डर के मारे। क्या? हाँ, मुझ पे था कुछ तो ले आते। अच्छा, जो पीएसपी में लोग शामिल हो रहे थे वो सब वो लोग थे जिन पे मुख्तलिफ नौइयत के इल्जामात नहीं बल्कि हकीकत थी, 2 नंबरी में इन्वॉल्व है या दहशत के केसेस थे, केसेस थे? केसेस थे। मैं सिर्फ एमक्यूएम की बात और नहीं आप भी कह करता। रहे हैं कि रजा 21 हारून, डॉक्टर सगीर, वसीम आफ्ताब, ये सब लोग जो है वो देखिए कुछ थे जो नाराज थे, कुछ लोग टॉप के थे नाराज थे, जिन्होंने मिलके ये पूरी प्लानिंग की कि जी एक अलग पार्टी होनी चाहिए। सही है। अब नीचे वाले मिड टियर जिनको ये लाना चाह रहे थे तो प्यार से भी कर रहे थे, कैरेट स्टिक चल रहा था ना कि या तो प्यार से आ जाओ वरना तो ये केस है तुम्हारा, ये फाइल है तुम्हारी, ये कर देंगे। तो आप और अल्हम्दुलिल्लाह हम पे तो कुछ नहीं था। 21 साल हो गए, मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ कोई और पॉलिटिशियन मुझे दिखा दें जिसने 21 साल सियासत की हो मगर एक करप्शन का इल्ज़ाम तक नहीं लगाओ। देखिए मैं नहीं कह रहा कि जिन पे लगे हुए हैं सच हैं, झूठे भी लगते हैं, हाँ। विक्टिमाइजेशन भी होती है। मुझे आप बता दें मेरी करियर में एक दाग जहाँ आप कहें कि जी अली राशिद जो है इस चीज़ में इन्वॉल्व था या ये इस पे केस है या ये इंक्वायरी है, बड़ी बड़ी पोजीशंस मैंने देखी हैं और मेरे हल्के के में और बाकी जगहों में बड़े काम हुए हैं। क्यों मेरी कहीं भी किसी भी जीआईटी में किसी भी रिपोर्ट में कहीं नाम तक नहीं आया, डिस्कशन में ही नहीं आया कि ये बंदा जो था इसने कुछ चीज़ की या कोई चीज़ की, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये 22 अगस्त तक जो 2018 एमक्यूएम में थे आप? मैं एमक्यूएम में जो 22 अगस्त की तकरीर हुई उस वक्त आप कहाँ थे? इत्तेफाक की बात है और थोड़ी कह लें कि ऊपर वाला थोड़ा मेहरबान है। उस दिन जैसे ड्यूटियाँ लगती हैं ना लोगों की, तो उस दिन मेरी ड्यूटी लगी हुई थी कहाँ पे? प्रेस क्लब पे कि आपको होना है। हाँ। मगर किसी वजूहात की वजह से हाँ। मैं यूजली पाबंद था, मैं ज्वाइन जहाँ भी होती थी ड्यूटी करता था। उस दिन इत्तेफाक से मैं मौजूद नहीं था, वो उधर मैं पहुंच नहीं सका, मैं थोड़ा लेट हो गया। हाँ। तो जब मैंने टीवी भी खोला तो ऑलरेडी जलाओ घिराओ शराओ स्टार्ट हो चुका था। हाँ। तो मैंने कहा ये क्या से, फिर मैंने अपने जो बाकी लोग वहाँ मौजूद थे आपको पहले मालूम चल गया था गेम होने वाला है? वो तो किसी को मालूम नहीं था ना, ये दो तरफा गेम था। अच्छा। ठीक है ना, वो कि ये ऐसा ना, वो तो मेरे ख्याल से कोई भी सोच नहीं सकता था कि वो अगर खान साहब आमिर खान जी उनको कुछ बोलेंगे तो वो फिर एक नारा लग जाएगा, फिर वो ऐसा रिएक्शन आएगा, फिर लोग ऐसे निकलेंगे, फिर वो जलाओ गिराओ हो जाएगा। मेरे नहीं ख्याल से ये बाय डिज़ाइन था, ये एक मौका मिला इसको भी करना था और वो उस मौके पे खेल गया। हाँ। तो नहीं, मैं ये पूछा जिनको करना था उन्होंने तो आपको नहीं बताया था ऐसा करना है? किनको करना था, मैं तो कह रहा हूँ ये इत्तेफाकन हुआ, चलो ठीक, इत्तेफाकन हुआ, ये बाय प्लानिंग नहीं हुआ, मगर सिंस हो गया उसका फुल फायदा उठाया गया। ठीक है। अच्छा, फिर आप उस वक्त कहाँ थे आप? मैं उस वक्त घर पे था, मैंने देखा ये तो पूरा ये वो, फिर मैंने फ़ोन किया किसी को जो लोग मौजूद थे वहाँ। तो मेरे एमपी थे शराज वहीद जो फिर पीएसपी में चले गए थे, अब उनको मैं पीपल्स पार्टी में ले आया। 4 एमपी लाया हूँ पीपल्स पार्टी में, 2 एमएनएस और 3000 वर्कर कोरंगी से। फिर आप पूछते हैं कि आपको क्यों इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है, मेहनत करते हो तो मिलती। खैर बहरहाल कमिंग बैक टू इट, बात यह है कि हमने तो इत्तेफाक से फिर मैंने फ़ोन किया था, नहीं यहाँ तो नहीं आना, यहाँ तो बड़ा माहौल, मुझे नहीं पता था कि किस तरफ चीज़ें जा रही हैं, मगर इस तरह तो बच्चा मैं नहीं हूँ कि मुझे पता था कि भाई होता जलाओ घिराओ पुलिस ये सब चीज़ें क्लैश चल रहा है। आप तो घर से भी निकल गए होंगे? हाँ नहीं, मैं उस वक्त घर था,
फिर शाम में जब वो चीज़ों ने तेज़ी पकड़ी 9-0 ये वो फिर मैं घर से निकल गया। फिर एक दिन मैंने रात कहीं और गुजारी। अच्छा, हाँ रुपोश हाँ रुपोश हो गए? रपोश अच्छा, वो जिंदगी की पहली रुपोशी थी? पहली। हम जैसे लोग कहाँ होते हैं यार। मैंने कहा एहतियातन वो भी मैं नहीं जा रहा था, मगर उस वक्त मेरे वालिद जो हैं हयात थे। हाँ। उन्होंने कहा बेटा इट्स बेटर कि आप यू डोंट स्टे द नाइट हियर जस्ट फॉर यू। मगर अगले दिन मैं आया, मैंने पूछा कुछ, कहते नहीं कोई नहीं आया था। मैं कह रहा हूँ ना शरीफ आदमी को उनको पता है अच्छा। टारगेटेड ऑपरेशन। हाँ। 90s वाला नहीं है, इस दफा टारगेटेड था। उनको पता था कौन शरारती है, किसने क्या किया हुआ, तो वो उसमें। अच्छा, फिर जो अगले दिन फारूक उस्ताद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप उसमें शरीक हुए? नहीं, उसके बाद से मैं फिर थोड़ा साइड हो गया था। फिर आपको किसी ने कहा होगा ना साइड हो जाओ? नहीं, मुझे किसी ने नहीं कहा। मैं थोड़ा माहौल को देखा मैंने। आप कैसी, आप एमएनए थे? नहीं, मैं सेशंस में जा रहा था। हाँ। मगर तो आपको तंजीमी जो देखिए दो होती हैं, एक सर, मैं- पार्लियामेंट हो गई। हाँ। हाँ, थोड़ा मैंने अपना प्रोफाइल लो कर लिया, ये कह लें। हाँ। मतलब आप 23 अगस्त को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, नहीं, मैं उसमें नहीं था। फारूक उस्ताद, नहीं, आपने उस जो एमकिम पाकिस्तान बनी, पीआईबी को कहा जाता, उसमें आप शामिल नहीं हुए? हैदराबाद और पीआईबी बनी तो पहले मैं मज़े की बात बताता हूँ। इसलिए मेरे दोनों फारूक सत्तार साहब से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। हैदराबाद वालों से इतने खास नहीं थे। ये बड़ी अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं पहले पहुंचा पीआईबी, जब ये झगड़ा हुआ ना 23 अगस्त को? हाँ, 23 अगस्त को नहीं, उसके बाद ये थोड़ा ये हो गई थी। फिर फारूक सत्तार साहब के हाथ में सब कुछ आ गया, सब पका पकाया, मगर उन्होंने सही मैनेज नहीं किया तो चीज़ें हाथ से निकली। हाँ। तो वो टिसोरी साहब की वजह से फिर ये 1 महीने बाद की बात है। अच्छा। कि वो हैदराबाद और पीआईबी का रिफ्ट स्टार्ट हुआ है। शुरू में तो फारूक सत्तार साहब के हाथ में था ना सब। हाँ। तो उस वक्त हम ठीक है, हम साथ थे। मैंने कहा ठीक है हम ये हैं, मगर पार्लियामेंट तक था। मैंने थोड़ी अपनी एक्टिविटीज हल्के में, तो कौरंगी में। आपका कोई एस्टेब्लिशमेंट ने आपसे रब्ता किया? एजेंसियों ने वो सब बड़ा मॉनिटर कर रही थी कि लंदन के सेटअप में तो नहीं चल रहा है, या? मेरे एमपीए को जो है उठा लिया था, जो मेरे कौरंगी का। हाँ। मैंने जहाँ से था, मेरे एमपीए को रेंजर्स ने उठा के ले गए थे। शराज बीत को? हाँ। हाँ। वो कह रहा था मेरा आपका भी पूछ रहे हैं। मैंने रखो फोन यार। अच्छा। अच्छा। हाँ, मगर ये हुआ। नहीं, ये आपसे किसी ने नहीं कहा कि आप पीआईबी में शामिल हो जाएं, या? नहीं, ये तो आप तो बात कर रहे हैं पीआईबी, वो तो फिर परवाह ही नहीं थी। नहीं, कहाँ जाना है, किधर जाना है, बात तो पीएसपी पे हो रही थी। नहीं, वो तो मैं समझ गया। अब तो हम पीआईबी अब 2018 में पहुंच गए नहीं, ना? उस वक्त कोई किसी को परवाह नहीं। नहीं थी? नहीं, ये तो चेक कर रहे थे ना कि लंदन के सेटअप में कौन चल रहा है, कौन नहीं चल रहा। ये इनको पता था कि लंदन के सेटअप में नहीं हूँ मैं। उस दिन फिर आपने लंदन से भी अपने आप की अलग कर ली थी? मैंने सबसे अलग आपने ट्वीट किया फिर पाकिस्तान जिंदाबाद का? वो मैंने ट्वीट भी किया और एक तस्वीर लेके पाकिस्तान झंडे को सलूट मारते हुए लगा भी दी। अच्छा, इसका मतलब मैंने क्या पता ट्वीट से काम नहीं चले। मैंने कहा ये तो लगा दे भाई, जिसका और बनता है, जिसका एमपीओ उठाओ। हाँ। वो रेंजर्स की कस्टडी में हो। हाँ। और सलूट मारना तो बनता है ना। तो इसका मतलब ये था कि मेरा लंदन से कोई ताल्लुक नहीं है? मेरा पाकिस्तान से ताल्लुक है। अगर देखें, ये सब चीज़ें तो साबित होनी थी कि कौन पाकिस्तान मुखालिफ है, ये रॉ शॉ ये सब चीज़ें चल रही थी। हमने कहा भाई हम तो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हमसे पूछा आपने कभी अपनी आंखों से देखी ये चीज़ें होती? मैंने कहा जी हमने नहीं देखी। मगर अच्छा, आपसे इन्वेस्टिगेशन भी जनरली पूछते हैं ना कि भाई क्या आपका। उसको बुला के पूछा था? घर पे आए थे? जब पीएसपी मुझे ज्वाइन करने की उन्होंने पेशकश की थी तो बुलाया था। अच्छा। हाँ। चलो ठीक है। अच्छा, फिर जो उसके बाद की जो सूरत-ए-हाल हुई, ये एमकेएम में जो तबाही आई, आपने उसको करीब से देखा ना? ये जिस पीरियड में आप शामिल हुए और अहम पोजीशन पे एमपी, वही वो पीरियड था जब एमकेएम की तबाही आई। ये एमकेएम की तबाही का असबाब क्या थे? क्यों तबाही आई? देखिए, हमने तबाहकुन बातें जितनी भी हैं वो एमकेएम से हम उसको अलाइन रखेंगे। मगर मैं आपसे कहूँगा कि जब हम सुनहरे दौर और अच्छी वक्त पीपल्स पार्टी में जो है उस पर भी आए। हाँ, इसके बाद तो मैं पीपल्स पार्टी में भी तबाही की बात करनी है ना? पीपल्स पार्टी में कौन सा अच्छा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पीपल्स पार्टी की तबाही तो ज्यादा बयान आ गया। एमकेएम की तबाही तो 400 लोगों पर आई, पीपल्स पार्टी की तबाही ने तो 4 करोड़ लोगों को तबाह बर्बाद किया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, उस बिल्कुल नहीं, उस पर पहुंचते हैं। मैं आपको बताता हूँ। आपने देखें, मैंने देखा कि एक पार्टी के लिए एक लीडर होना बहुत ज़रूरी है। वो हो गया माइनस, ठीक है। नहीं, अभी तो उसी लीडर की बात कर रहे हैं। उस पर तबाही क्यों आई? ये तो इनको तो हम लीडर नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। देखिए, वो उन पे देखिए वो सेंस एक बहुत टाइम आ चुका था कि काफ़ी चीज़ें जो उनकी थी वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गई थी और बॉर्डर लाइन एंटी स्टेट हो गई थी। एंटी स्टेट मतलब कि पाकिस्तान मुखालिफ। एंटी इस्टेब्लिशमेंट तो चलें आप थोड़ा आर्मी कह लें, मिलिट्री कह लें, इसको कह लें, मगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारा लग गया, ये सब चीज़ें हो गई। तो उस माहौल में काम करने का आपका दिल नहीं चाहता।
चाहे आप, और फिर लड़ाई झगड़े आपस में इतने बढ़ गए। जब कभी आपने मुलाकातें हुई, राब्ता हुआ, टेलीफोन पे पूरी रात आप बातें करते थे, वो आपको गाने सुनाते थे, आप उनको गाने सुनाते थे, कराची में भी करते थे, तो कभी आपको अंदाजा हुआ कि रॉ के लिए काम करते हैं? कभी आपसे कहा कि तुम भी रॉ के लिए काम करो? नहीं, मुझे कभी नहीं कहा। आपको मगर अंदाजा? गाने सारे उन्होंने बॉलीवुड के, इंडिया तो के आपने भी सुनाए। बॉलीवुड की सुनाए ना? मगर मैं कह रहा हूँ कि ऑन अ लाइटर नोट कि गाने तो सारी वही सुनाए उन्होंने। और यहाँ तक कि एमक्यूएम का एक गाना भी है, दिल दिया है जहाँ भी देंगे एमक्यूएम तेरे लिए। वो भी एक्चुअली इंडियन का गाना है, दिल दिया जहाँ भी नहीं है, ए वतन तेरे लिए, मगर इंडियन गाना है। हाँ, नहीं, मुझे कभी आइडिया नहीं हुआ ना, उन्होंने तो कभी ऐसी मुझसे बात नहीं की। मगर आई गेस मुझे थोड़ा वो बर्गर कह लें आप, वो कैटेगरी होती है उसमें शायद रखते, तो मुझसे ऐसी बातें वो करते नहीं थे। जिनसे करनी होती थी उनसे करते थे, शायद जिनको गालियां देते थे उनसे भी करते, यही करते होंगे। नहीं, आपने वहाँ किसी और के मुंह से बात सुनी कि हम रॉ के लिए काम, अंदाजा हुआ कभी? नहीं, कभी नहीं, टू बी ऑनेस्ट विद यू। मगर जैसे मैंने आपको बताया कि एक हाथ को नहीं पता होता था दूसरा हाथ क्या कर रहा है। यहाँ हमें पता नहीं होता था कि इसको टिकट मिलने वाला है, बिल्कुल ही खामोशी, बिल्कुल वहाँ सीक्रेसी बड़ी थी, कॉन्फिडेंशियलिटी बड़ी थी। मतलब को सीने में राज दफन, पता ही नहीं किसी को अगला क्या होने वाला है। अगले दिन कोई अनाउंस हो गया, किसी को फारिग कर दिया, मिनिस्टर की नोटिफिकेशन डीनोटिफाई हो गया, वो इनकलाबी पार्टी जिसको आप कहते हैं ना, ये उस तरह अपने आप को कहते थे। अच्छा। तो ऑपरेट भी वैसे ही करते थे। तो फिर ये तबाही के सबब जो था कि वो अपने सेंस में नहीं रहते और एंटी स्टेट उन्होंने गुफ्तगू कर दी थी। देखिए, सेंस का मैं नहीं कहूँगा, मुझे पता नहीं है, मगर हाँ बातें थोड़ी बहकी हो गई थी, थोड़ी गैर मुनासिब हो गई थी। तो अब वो सेंसेस में नहीं थे, या और कोई मेंटल हेल्थ रीजन भी हो सकती हैं, आई एम नॉट श्योर, बट जो भी है बात गलत थी, ठीक है ना ये। और आप देखिए, यहाँ वाले आपके ख्याल में जो लोग थे, वहाँ की जो चीज़ें नहीं पता थी, यहाँ पे जो लोग उनको थे, सब पता है यहाँ के वाले को, उससे ज़्यादा मैं कहता हूँ उधर से ज़्यादा यहाँ वालों को पता था। और वहाँ भी उनके कुछ चंद लोग लंदन में बैठे हुए थे जो वो फिल्टर करके, होता है ना फिल्टर। नहीं, यहाँ के लोग धंधा कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे। ना करें यार, हर चीज, वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ के लोगों ने भी वहाँ 4-5 लोग अपने बिठाए हुए थे। तो बताएं धंधा क्या क्या कर रहे थे? मैं बताता हूँ ना, पहले मैं आपको तरीकेकार वारदात बताता हूँ, फिर वारदात पे आता हूँ। तरीके वारदात, ये वहां बैठाए हुए थे ना 3-4 बंदे अपने। अच्छा। यहाँ से वो अपने हिसाब से एंगलिंग करके वो भेजते थे इंफॉर्मेशन, वहां से वो सबके फायदे से एंगलिंग करके वो हर आदमी का बंदा वहां बैठा हुआ था जो उसका सिस्टम चला रहा था, वो इसकी केयरिंग करता था। हाँ, नोट से। अब देखिए, मैं 10 लोगों, मैं आपको कुछ कहूँ, वो आप इनको कुछ कहें, वो कुछ कहें, वो आप इनको जब तक बात पता चलेगी तो वही पता चलेगी ना, जो उससे सब गुजर के हकीकत क्या है वो नहीं पता चला। अरे सर, ये बताएं ना, पाकिस्तान वाले क्या धंधा कर रहे थे? एमक्यूएम पाकिस्तान के जो पाकिस्तान में लोग थे, खुल के बताना है। सब चीजें क्या नहीं कर रहे थे? क्या भत्ता, चाइना कटिंग, ये तो साबित हो गई ना चीजें। मैं कोई अपनी नहीं, आपने अपनी आंखों से क्या कर? देखिए, मैं आंखों से जाके, तुम चाइना कटिंग में देखी होगी, कुरंगी में हुई थी ना? मैंने सुना है कि बड़ी उन्होंने की है, कुछ चीजें थी उसमें। कौन कौन लोग कॉल, ये सारे इनके राब्ता कमेटी वाले सारे मनोल, नहीं उनके नाम उजाने मतलब वसीम आफ्ताबी होते थे, उनका बड़ा वो सुना है मैंने। अब पता नहीं, वो बाद में मुझसे गिला करें या तुमने मेरा नाम लिया, मुझे सुना है। लेकिन मैं किसी पे इल्ज़ाम लगा के, जब तक वो एवरीबडी इज गिल्ट। अच्छा, ये पैसे आपके ख्याल लंदन भी जाते थे, ये वाले निपटा देते थे? यार ये मैं नहीं कह सकता, मगर आई एम श्योर के यहाँ तो जमा होते थे, मिल बांट के करते हैं। तो यहाँ वाले तो सब अरबपति हो गए। हाँ है? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। और कई लोग, अल्ताफ हुसैन खुद कहते हैं, हाँ। दो पट्टी की चप्पलों में आए थे, आज अरबपति हुए, उनका बानी खुद कह रहा है। अच्छा, और मजे की बात है, जब देखें, छोड़ दे मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। ये जब पीएसपी और एमक्यूएम पाकिस्तान बनी, हाँ। तो वो आपस में ही इन्होंने सबके पोल खोल दी ना। अरे ये तो वो करता था, ये तो रॉ का एजेंट था, इसने तो इंडिया जाके पासपोर्ट जला दिया था, खालिद मकबूल ने, फलाने तो ये कर दिया था, मुस्तफ़ा कमाल मलेशिया भेजता था। वो एक दूसरे के सब चिट्टे पिट्टे तो सब सही बातें कर रहे थे। आई एम श्योर वो अपने क्लोजली काम किया है, तो अगर सारे जितने 100% नहीं तो 80% तो कुछ तो होगा ना। There's no smoke without fire। जितनी भी एमक्यूएम की पाकिस्तान में लीडरशिप है, सब अरबपति है, खरबपति लोग हैं। उनमें से कुछ अच्छे भी लोग हैं। अच्छे अरबपति होने का मतलब थोड़ी होता बुरा भी है। पैसे कैसे कमाया हुए भी है, अगर गलत किसी का हक मार के या कुछ करा है, कोई एक आध होगा इसने नहीं कमाया होंगे। अक्सरियत ने तो मेरे ख्याल है ठीक ठाक, मेरे हिसाब से सभी ने फायदा उठाया, और पार्टी से मुखलसी नहीं दिखाई। नहीं, ना कौम से, जो महाजिर कौम। जिस वक्त जो मुझे इस बात का था, इस वक्त जो एमक्यूएम के हम जो चेहरे देख रहे हैं,
वो जो किस्से कहानियाँ, मिडिल क्लास, गरीब, दो पट्टी, सब सिर्फ किस्से कहानी है, सब अरबपति खरबपति। लेकिन मैंने सबके बैंक बैलेंसेस तो नहीं चेक किए, मगर सब आप लिविंग लाइफ स्टाइल देख लें। लाइफ स्टाइल से आप अंदाजा हो मुझे जाता है बता ना। दें कि जितने भी हैं उनमें से कितने लोग कहाँ रहते थे पहले और अब डिफेंस शिफ्ट हो गए। सबके पास लैंड क्रूजर्स हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, लाइफस्टाइल हैं। आज डिफेंस की लीड पार्टियों में सब दिखाई देते हैं। अच्छा, डिफेंस की एलीट पार्टी में भी आते हैं? ऑफ कोर्स। नहीं करे यार, ये तो पार्टी वाले लोग ही नहीं है, इनको पार्टी का सिस्टम भी नहीं पता वहाँ की पार्टियों का, समझ रहे हैं ना। वो अब अपडेट हो चुके हैं, अपडेट हो गए बहुत लेकिन उम्र की स्टेज पे जाके अपडेट होने का फायदा क्या है? ये बात भी आपकी सही है। ये बात भी सही है। अच्छा, ये बात भी सही है। तो डिफेंस की जो पार्टियां होती हैं, लेकिन डिफेंस की पार्टियां तो होती हैं डांस पार्टी, शराब पार्टी, इसी नौयत की पार्टियां होती हैं। उन पार्टियों में ये लोग जाते हैं, एमक्यू वाले मौजूद होते मौजूदा लीडरशिप जो है मौजूद होते हैं, मैंने देखा है। हाँ। तो इनको आता है डांस वांस करना आता है? एक चीज़ याद आ गई आपके सवाल से, एक मंजर सामने आ गया था। नहीं, डांस करना नहीं आता, ये बताऊँ। कोशिश की मगर आता नहीं। एक शख्स है। हाँ, अच्छा, हाँ, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरी उनसे दोस्ती है। मुनासिब हाँ, नहीं है। नहीं मगर करते हैं एंजॉय, ठीक है यार। आप मुझे एक बात बताएं, मैं थोड़ा बानी की बात से और बाकी एमक्यूएम की लीडरशिप की बात से भी थोड़ा मैं करता हूँ। आप एक बंदे को कहते हो कि यार वो 15-16 साल की उम्र में उसने ज्वाइन की। अब मैं हूँ, अगर मैंने अपनी 21 साल की ज़िंदगी में स्टार्ट लिया काम करते हुए, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैंने पैसे भी कमाए, मैंने काम भी किया, कारोबार भी किया। अब मैं, जाहिर सी बात है, 20 साल पहले जिस पोजीशन में था, तो अब शायद उस पोजीशन में, अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारा क्रेडिट कि भाई वो तो, अगर कोई गरीब आया था तो गरीब ही रह जाए, कोई मिडिल क्लास आया तो मिडिल क्लास। ये इशू नहीं है, इशू ये है कि पैसे आपने कमाए, नाम चलाया आपने लंदन का, दिन आपके तब्दील हो गए, इल्जाम आपने लगाया, वहां का धंधा यहाँ पर हुआ। माँ वाले को, लंदन वाले साहब को तो मार्केट का रेट भी नहीं पता था किस काम का क्या रेट चल रहा है। बिल्कुल। यहाँ 100 रुपए पकड़ते थे, वहाँ 5 रुपए देते थे, बोलते थे 5 रुपए का ही काम पकड़ा था हमने, वो भी इस बात पे खुश हो जाते थे यार। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता था। इसमें दो राय नहीं, यहाँ वालों तो इसमें दो राय नहीं है। मगर देखें फिर ये बिगाड़ ये हर तरफ से हुआ ना, उधर से भी था, इधर से भी था, इनको भी। अब आप बानी जैसा शख्स जिसका मतलब एक कॉल पे साउथ अफ्रीका से लेके यहाँ तक चीज़ें हिला के रख दे, तो फिर करते ना अब एहतसाब अपने लोगों का। जो ये लोग कर रहे हैं उनको सीधा करते। तो ये अगर आपसे कहा जाए, खौफ है आपका, आपसे कहा जाए कि एमक्यूएम की तबाही के 5 जिम्मेदारों का तयन करें, तो 5 लोग कौन कौन होंगे? मेरे हिसाब से मैं नाम 5 तो नहीं गिनवाऊंगा, मगर जनरली मैं आपको टाइम बता देता हूँ। जब आमिर खान साहब वापस एमक्यूएम में आए थे, उस वक्त के बाद से जो लोग थे, बिल्कुल वो एमक्यूएम की तबाही के असल किरदार है। उस वक्त से जो वक्त स्टार्ट हुआ है, हाँ, ये मेरा ख्याल है 2007-8 या 6। नहीं, आमिर खान साहब मेरे ख्याल से 13-14 में आए। नहीं, 13-14 में नहीं, आमिर खान, आप मुझे कह रहे हैं मैं बड़ा वो एक्सपर्ट हूँ और इतनी कम टाइम में इतना काम। आमिर खान साहब मेरे ख्याल से 13 में आए और 16 में बानी गए। क्रेडिट तो दर्द है भाई। अब मुर्दाबाद का नारा भी किसने, वो अब मैं नहीं कह रहा, वीडियोस में देख। मुझे ज़ाती तौर पर बड़े पसंद है आमिर खान साहब, मुझे मुस्तफ़ा कमाल साहब भी बड़े पसंद है। अगर मैं और करंट लीडरशिप में आप पूछे ना कि केपेबल कौन है, तो बात तो जो मैं देखें, मैं बड़ा इम्पार्शियल होकर सोचता हूँ और बात भी स्ट्रेट फॉरवर्ड करता हूँ। जो ये बात करते हैं ना मुस्तफ़ा कमाल साहब कि अगर कोई हकदार है इस एमक्यूएम का, बानी को हटा के, तो वो लोग तो हम हैं। मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कामहानी, टाइम तो उन्होंने गुजारा है, तंजीम तो उन्होंने चलाई है। खालिद साहब, जो मकबूल साहब, वो तो बाहर ही रहे ना 25 साल, वो आगे। अब उनमें से जितने भी लोग हैं अभी, वो कौन है? ये सब आउटसाइडर्स है। अच्छा वक्त, बुरा वक्त, सब चीज़ें, पार्टी सेटअप चलाया तो इन लोगों ने। तो किसी को अगर बानी को नहीं इनके मिल रहा, तो किसको सब चीज़ें मिलनी चाहिए? इनको मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आप फेयरनेस पे आए। मगर इस मुल्क में फेयरनेस तो होती नहीं, जो चाहे हो जाता। और मैं देखें, इस शख्स की बात कर रहा हूँ, मैं इम्पार्शियल व्यू आपको इसलिए दे रहा हूँ, मैंने आपको बताया भी, मेरी सबसे ज़्यादा मुखालफत भी जिस शख्स ने की, मगर ये मेरा तर्फ है कि जो हकीकत छोड़ के चले गए थे, उन पे इल्जाम है ना कि उन्होंने एमक्यूएम के लड़के उठवाए, एमक्यूएम के लड़कों को उठवाया पिटवाया, जैसे आप भी बता रहे हैं आपने प्रेशर डलवाया। हाँ, तो ये तो उन्होंने खुद, जो इन्होंने एमक्यूएम के साथ, उनको कैसे एमक्यूएम दे सकते? जो एमक्यूएम वालों का मौका पे भाई, उन पर ये इल्जाम है ना सर। और आप भी इस बात की तायद कर रहे हैं कि आप पे बड़ा प्रेशर डलवाया था। मगर आपने उनको एमक्यूएम में वापस बुला लिया ना।
आपको पता है सिस्टम था। अब देखिए फिर है तो फिर करें, ठीक है। अब कैसे लेके चलेंगे। तो सर ये एमक्यूएम का बुरा वक्त आया, बुरा वक्त नहीं आया। मैं एक शख्स, उस वक्त मैंने एमक्यूएम, एक लीडर था, एक पार्टी थी, लोगों के काम कर रही थी, मैंने वो देख के, मिडिल क्लास ऑर्डर था, मैंने ज़ाती तौर पे आजमाया कि मुझसे पूछा नहीं गया आपका बैकग्राउंड क्या है। बाद में जब उनको पता चला, अप्रिशिएट किया गया, बंदा ठीक है, अच्छे बैकग्राउंड से, मगर इसने फिर भी बिल्कुल एक वर्कर कारकुन की तरह काम किया। मगर मैंने नहीं बताया ना उन्होंने पूछा, और मैं आगे बढ़ा, मैं एमपी भी बनाया, मैंने भी बना, तो एक सिस्टम अच्छा था। अब मैं उस सिस्टम को बिगड़ते हुए देख रहा हूँ। देखिए मैं बड़ा आइडियलिस्टिक बंदा था, यंग एज में वैसे ही बंदा होता है कि यार कुछ बेहतरी लानी है, और आपके पास अगर अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्ट हो तो फिर आप अगर वाकई पॉलिटिक्स में आते हो कम उम्र में सब कुछ होते हुए, तो आप कुछ करने ही आते हो, इसलिए आपको किसी चीज़ की कमी नहीं। तो मैंने जब आके देखा यार ये चीज़ें अब बिगाड़ की तरफ चली गई हैं, ये सिर्फ एक दूसरे की लेग पुलिंग, एक दूसरे की गीबत, प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक दूसरे के खिलाफ, फिर वो एक दूसरे के कौम की मायूसी और का बाइस बन रहे हैं, और कोई काम अब हो नहीं सकता। तो मैंने कहा यार इससे बेहतर कि अब मैं थोड़ा साइड पे हो जाऊं, तो मैंने ब्रेक ले लिया। मैंने फिर पीपल्स पार्टी ने मुझे बुलाया, मैंने कहा ठीक है करा। और पीपल्स पार्टी में मैं आपको बताऊं, मुझे 6 साल, मैंने अब कह रहे हैं ना, मैंने 6 साल काम किया एज ए पॉलिटिकल वर्कर, जबकि मैं एमपीए एमएनए रह चुका हूँ। अमूम शायद पीपल्स पार्टी को ये बात भी अच्छी लगी हो कि यूजली कोई आता है ना, मुझसे कहा भी गया कि वो कोई लेन देन की बात करता है कि जी मैं तो ये रह चुका हूँ, मेरी तो ये है, आप क्या आज मुझे बनाएंगे आगे या क्या। मैंने 6 साल एज ए कारकुन काम किया है, पॉलिटिकल वर्कर, और अगर 10 साल भी हो जाते तो ये ऐसे ही काम करता है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह दिया हुआ सब कुछ है, कोई एजेंडा नहीं है, काम करना है यार, कहीं भी किसी कैपेसिटी में आप करवाओ, बस इज्जत दो, बस काम लो, करेंगे। और कराओ, पार्टी को शायद ये चीज़ अच्छी लगी। अब आप कहेंगे आप इतने कम टाइम में फिर आप स्पोक्स पर्सन भी बने, स्पेशल असिस्टेंट भी बने, आईटी मिनिस्टर भी बने, सब चीज़ें तसलसल, मगर मेहनत करे आदमी, अल्लाह पे यकीन रखे, नियत साफ हो, मंजिल आसान। तो पीपल्स पार्टी में किसके कहने पे आप शामिल हुए? मुझे अदी फरियाल तालपुर साहिबा ने, वो मेरी कॉलीग भी रह चुकी हैं, जब मैं मैंने था तो वो थी, तो वो मेरे ख्याल से दिखती भी होंगी, मेरी परफॉर्मेंस वगैरह में स्पीचेस करता था, काफ़ी एक्टिव था पार्लियामेंट में। तो ज्वाइनिंग की मेरी वजह उनके थ्रू थी। मैंने भी देखा एक यंग लीडर है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है, वो कुछ करना चाहते हैं, और 60% पाकिस्तान की जो आबादी है। फरियाल साहिबा ने राब्ता किया शामिल हो जाए? और जी उन्होंने डॉक्टर आसिम के थ्रू और सईद गनी साहब के थ्रू मुझे राब्ता करवाया। फिर मैंने जाके मीटिंग की आसिफ जरदारी साहब से, उनसे, और फिर बस शमूलियत कर। तो आपने बताया नहीं आपने कराची के साथ क्या जुल्म कर रहे हैं, उनसे बोला आपने? मैंने कहा मैंने कहा देखें वो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ग्राउंड रियलिटी आपको जाके पता चलती है। तो मैं उन बंदों में से नहीं हूँ कि सुनी सुनाई पे यकीन करूँ। मैंने कहा क्यों ना, फॉर एग्जाम्पल मैं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग मान भी लूँ आपकी बात, अगर जुल्म हो रहा है तो मैंने कहा क्यों ना मैं कराची का एक बेटा वहाँ अपना हिस्सा डालूँ, और अगर हो रहा है तो मैं उनको बताऊं कि भाई क्या बेहतरी ला सकते हैं। तो आप, मैं अपना कोशिश कर रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, देखें आप चीज़ें बेहतरी की तरफ। उस पर भी आपकी कोशिशों में भी आते हैं। 2024 का इलेक्शन था, वो फॉर्म 47 का इलेक्शन था, ये तो आपको पता ही है। मैं उससे मुतासर हो चुका हूँ, मुझे क्या पता होगा, मैं आपको बताता हूँ। आपने शिकवा करना चाहिए था, आपको फॉर्म 47 नहीं दिया। मैं आपको बताता हूँ, फॉर्म 47 किसी और को दे दिया ना। आप क्या अच्छे का जी, आपको रंगी से पीपल्स पार्टी जीत गई थी जी, खुदा को माने यार। सर मैं आपको दिखा देता हूँ ना, ये आप मुझे रंगी के इलाके में पीपल्स सर पार्टी, मैं उस पे आता हूँ, आप इसकी लॉजिकल मुझे आप इसका जवाब देगा अपने अकल और इंटेलेक्ट को साथ सामने रखे हुए। एमक्यूएम से हमने 3000 वर्कर ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी में, 4 एमपीए भी आए, 2 एमएनएस भी आए, ठीक है ना, 2 एमपीएस खसूसन कोरंगी से आए, 3000 वर्कर एमक्यूएम का पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एमक्यूएम का हमारे पास कोरंगी में आ गया। उसके बाद वसाइल जिसको आप कहते हैं वो है सिंध गवर्नमेंट के पास है, ये वसाइल और ये ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप का मिलाप हुआ, वहाँ हमने काम किए। वहाँ कंटोनमेंट के इलेक्शंस पीपल्स पार्टी सबसे पहले जीती है, पहली दफ़ा हिस्ट्री में मेरे आने के बाद। बल्दियात के कोरंगी टाउन का चेयरमैन पीपल्स पार्टी का है पहली दफ़ा, एमपीए कोरंगी का पीपल्स पार्टी का है पहली दफ़ा, एमएनए भी पीपल्स पार्टी का मैं पहली दफ़ा होता अगर जो फॉर्म 47 की आप बात करें उस पर भी मैं आता हूँ। मेरा हल्का बड़ा छोटा है, मेरा एनए का हल्का, उसके नीचे सिर्फ एक ही एमपीए की सीट है, छोटा सा हल्का है, बाकी थोड़ी बहुत पॉकेट्स है।
मेरा एमपीए पीपल्स पार्टी का 6,500 की लीड, 6,500 वोट टोटल नहीं, लीड 6,500 की लीड से जीतता है। उसमें एमपीए की सीट पे एमकेएम नंबर 5 पे आती है, ऊपर मैं नंबर 2 पे आ जाता हूँ और एमकेएम नंबर 1 पे आ जाती है। इसकी कोई लॉजिकल मंतक है तो बताएं मुझे। तो वो एमपी भी फॉर्म 47 पे जीते हैं ना, कौन सा उस पे जीते तो ये कैसे, ये क्या लॉजिक तो आपको जिताना नहीं था ना? ये क्यों, मुझे क्यों नहीं जिता देना? अगर फॉर्म 47 की सेटिंग होती है तो पार्टी बेसिस ही होती है ना, उनके लिए तो आसान था, उनके लिए तो आसान था। अगर नीचे भी सेटिंग हुई हुई है तो वो ठीक है यार, ये पीपल्स पार्टी की सीटें तय हुई थी ना, देने वाली सीटें, उसमें आपकी सीट शामिल नहीं थी, वो एमकेएम को देनी थी। देखिए मुझे क्यों नहीं शामिल थे, ये तो आप बताएं, आपकी सेटिंग सही नहीं हुई होगी। देखिए आपने बात नहीं की थी पहले? देखिए मैं आपको बात बताऊं, एक बंदा, आप मुझे बताएं, एक बंदा मिनिस्टर उन्होंने बना दिया, तो पार्टी, अगर सेटिंग की बात होती तो पार्टी उसको नहीं कहती? पीपल्स पार्टी के हिस्से में 8 सीटें थी ना, वो तय था ना, तो आपने वहां बात नहीं की यहाँ से फॉर्म 47 मैनेज हो रहा था? नहीं, करनी चाहिए थी ना। बाद में गिला किया, गिला किया? हाँ। तो क्या बोले वो? सॉरी, अगली दफा के लिए कमिटमेंट किया? मैंने मांगी नहीं, मैंने कहा अगली दफा बस छेड़ेगा नहीं। अच्छा, ना छेड़ मलंगा नो। अच्छा, सही है। तब पीपल्स पार्टी में बड़ी तेजी के साथ उर्दू बोलने वाले शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, क्यों हो रहे हैं? पीपल्स पार्टी कोई की अपनी representative- ख्वाहिश ये है कि उर्दू बोलने वाले शामिल हो जाए, लेकिन देखिए, उर्दू वोटर, बोलने, देखिए लेकिन मैं पीपल्स पार्टी की जो दुश्मनी है उर्दू बोलने वालों से, वो बड़ी कुछ दुश्मनी नहीं है। देखें, ये एक चूरन है जो कुछ पार्टीज बेचती हैं। तो कौन बेच रहा है आजकल? सारी एमकेएम हो गई, महाजिर 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 करके। आप मुझे बताएं, वो कहते हैं जी, मुझसे कहा गया, ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं पीपल्स पार्टी में जाके, इसलिए कि वहाँ उर्दू स्पीकिंग लोगों की कदर नहीं है। अगर कदर नहीं होती तो मुझे आप बताएं कि अब मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं मेयर होते, कदर नहीं होती तो आज मुझे ये पोजीशन मिली होती। मेरे साथ जो मैंने ज्वाइन जिन खवातीन को कराया था उनमें से आज एक एमपी हैं सिंध असेंबली की, एक तर्जुमान है सिंध हुकूमत की। तो ये सब चीज़ है ना, क्या मौका नहीं देता? बिल्कुल मौका देते हैं। आप मेहनत करें, काम करें और डिलीवर करें। और इंशाल्लाह एक ज़मीनी सवाल आपका रह गया, अगर इस दफ़ा भी अगर आप एमएनए बन जाते, इस दफ़ा भी आप सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले आदमी होते? मैं होता, और मेरे ख्याल से सिंध कैबिनेट का भी नया वो आने वाला है, वुज़रा का। हाँ, उसमें सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले नहीं करे यार। इशारा दे दिया मैंने, समझ। तो ये कितनी आपकी आमदनी कितनी है महीने की? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो वो क्या कहते हैं, वो लंदन जाफरी कहता है ना, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अच्छा, हाँ हाँ, ये तो होगा। वो याद है, वो एक होते थे मौलाना, उनकी डेथ हो गई, तो मैंने कहा ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अगर देखना हो आप कभी इलेक्शन कमीशन या एफबीआर की साइट पे देखेगा, मेरे काफ़ी इंटरव्यूज़ भी हुए हुए। मैं इसका तस्करा ज़्यादा करता नहीं, इसलिए थोड़ा मैं लो प्रोफाइल रहता हूँ। और आप इस वक्त ये कह रहे हैं कि ये जो टैक्स, जो मैं आपको उसका भी बताऊँ, जब मैं एमएनए था तो ये एक सेगमेंट कर रही थी डॉन, तो उसने ब्रेकिंग न्यूज़ चला दी थी, तो काफ़ी लोग हैरान थे। और काफ़ी एमएनए जो बाकी पार्टीज के भी वो भी देखने आए थे, कौन लड़का है इसका ये चला है। हाँ, ऐसी बात है, एकदम से ब्रेकिंग न्यूज़ चली। तो अल्ताफ़ भाई का भी फ़ोन आया, अच्छा यार पार्टी फंड में तो बड़े कम पैसा देते हो। तो मैंने कहा बस बाकी सब टैक्स में दे देता हूँ, तो अब क्या पैसे दूँ। हाँ, मगर उनका एक तय होता है कि मैंने इतने देता है। हर एमएनए दे रहा है, औरंगी वाला भी दे रहा है, वो बिल्कुल हम करते थे। हाँ, उसका एक हिस्सा है। अच्छा, तो फिर ये पीपल्स पार्टी है, इसको आप नहीं समझते कि कराची के साथ ये जुल्म कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही। अच्छा क्या काम कर रही है बता दें? कभी आपने हसन स्क्वायर का दौरा किया? कभी आपने करीमाबाद ब्रिज का दौरा किया? कभी आपने लियाकताबाद का दौरा किया? कभी कोरंगी का दौरा किया? कभी औरंगी का? कराची के किसी एक इलाके का आप नाम बताएं जो पीपल्स पार्टी ने अच्छा कर दिया, एक इलाके का छोड़ दें। देखिए मेरी बात, ताकि बस जल्द जुल्म नहीं कर। आपने का दौरा किया, आप मुझे बताएं, जो मुर्तज़ा वहाब साहब जो मेयर है, उसने दौरा किया, कोरंगी का दौरा किया, लियाकताबाद का दौरा किया। मैं दौरा इसलिए नहीं बोल रहा दौरा किया नहीं किया, मैं इसलिए बोल रहा हूं दौरा करके हालात देखे वहां के। काम शुरू हो गया है, 17 साल बाद है, 17 साल बाद अब काम शुरू। छोड़ें 17 साल को, मैं अभी की बात करें, अभी की। देखिए मैं ना माजी में रहता, 16 साल में जो कुछ हुआ 2 नंबरी थी। नहीं 2 नंबरी नहीं थे, फिर उस वक्त बड़े लोग बेवकूफ बनते रहे। आपके मेयर थे सर, वसीम अख्तर साहब थे। हाँ। जो 4 साल 5 साल मेयर रह के मराठ लेके फिर आंसू में आंसू उन्होंने ऐसे करके भेजी फाइल। अभी तो 3 साल से वसीम अख्तर नहीं है ना। अभी मगर अब बेहतरी की तरफ चीजें जाती, देखें रोम वाज़ बिल्ट इन अ डे। अगर आप मुझसे कहेंगे, अभी मेरे से ये बता दें, मैं आपको बताऊं, मैं आता हूँ, सुने बात। शाराय भुट्टो
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, कुछ भी हो, क्या कुछ भी हो, नहीं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, हुकूमत का पैसा नहीं है। थोड़ा पैसा हुकूमत का है, थोड़ा पब्लिक, हाँ तो हम क्रेडिट तो देना, पब्लिक प्राइवेट भी इसके गवर्नमेंट। अलावा कोई काम बता। ट्रांसपोर्ट देखें, पिंक बसेस चल रही हैं, बाकी बसेस के मंसूबे आ रहे हैं, रोडें अब बन रही हैं। कौन सी यार इतनी सारी, आप बताएं ना। देखें कोरंगी में, मैं अपने हल्के की बात करता हूँ, मेरे साथ चलें, क्या? सामने ही है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ क्या क्या काम हो रहा है, टाउन की सतह पे क्या क्या काम हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। मसला भी ये हुआ है, ये जो बल्दियाती इलेक्शंस हुए हैं उसमें बड़े स्टेक होल्डर्स आ गए, जमात इस्लामी भी है, पीटीआई भी है, नियर बेचारा हमारा एक है। अच्छा कोई भी चीज़ हो तो वो जंप मार के आ जाते हैं जी, हल जमात इस्लामी। कोई भी मसला होता है उनके हल्के का भी बुरा मेयर मुर्तज़ा साहब। ये सियासत हो रही है, बड़े चीज़ें मैंने अपनी, और मैं आपको इम्पार्शियल, आपको थोड़े बहुत इंटरव्यू से लग गया होगा कि मैं बड़ा दो टोक आदमी हूं। पीपल्स पार्टी की मार्केटिंग कमजोर है, मार्केटिंग कमजोर है, ये मैं मानता हूँ। तो आप ही ने करनी है ना। तो आप हो रही है ना, मैं आ गया हूँ ना, मैं हूँ ना, शाहरुख इसका खान मतलब जैसा ये कहता लोग है। जो परेशान है, बिलावल जी में परेशान है, आपकी मार्केटिंग परेशान हैं, बिल्कुल सही परेशान है, मगर वो परेशान इसलिए नहीं है कि जो अभी हालात कराची के हैं, वो परेशान ज्यादा इसलिए है कि उनको लग रहा है कि हालात बेहतर नहीं होंगे, तो परेशान अभी बिल्कुल दुरुस्त है, मगर अब उनकी परेशानी। ये जो कराची की तबाही और बर्बादी को देख के कभी आपका अपना दिल दुखा है? मेरा दुखा है। तो अभी तो आप बोल रहे इतना बेहतरीन काम कर रहा, काम दिल किस बात? शुरू हो गया, मैंने कहा देखिए, मैं नहीं कह रहा थिंग्स आर इस वक्त आइडियल। आपका दिल दुख रहा है, मुतमईन है? मैं मुतमईन हूँ इसलिए कि मुझे दिल वो, तो कब तक दिल दुख रहा था ये तो बता दें आप। मैं जब तक 15 दिन पहले तक? नहीं 15 दिन पहले तक नहीं, मेरा जब मेयर नहीं आया था उससे पहले तक था। हाँ था, इसलिए कि मुझे अब उम्मीद की किरण दिख रही है ना। हाँ। मुझे एक एमक्यूएम पार्टी होती थी, मैं आपको क्या क्या स्टोरियां सुनाऊं सर, उसके तो हम हिस्सा रह चुके हैं ना। ऐसी ऐसी चीजें मेरे पास पता है कि कैसे लोगों को काम नहीं दिया जाता था, कि थोड़ा सा अगर ये सिंध गवर्नमेंट ने काम कर दिया तो उनकी उस इलाके में मकबूलियत बढ़ जाएगी। कोरंगी में पीपल्स पार्टी का ऑफिस खुला था मेरे दौर में, उसको आग लगा दी थी, और उसको, और फिर लड़के गए थे, फायर ट्रक्स जो हैं उनको गन पॉइंट पे ड्राइवर्स को रोका था, इसलिए वो चाहते थे कि ये ऑफिस जले, और इतना जले कि जब तक हाक में नहीं मिले, जब तक मैसेज नहीं जाएगा कि कोई और पार्टियां ऑपरेट नहीं कर सकती। जिस बारे में एमएनए थे जी। तो आप भी गए आग लगाने में? नहीं, मुझे पता चला बाद में, हमें बाद में मेमो बाद में मिलता था कि हो गया, संभाल लेना। तो ये सब चीज़ें तो थी। और हम क्या करें, हम मैं आपको बताऊं, मैं एज एमएनए कोरंगी में डिफेंस में जब तक था वहाँ थोड़ा फिर। यार अली भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे लड़का था, वो असला इस्तेमाल करते थे, वो दहशतगर्दी करते थे, वहाँ हैंड ग्रेनेड थे, वो आग लगा देते, फिर आप बोल रहे हैं कि बुनी लड़कों को मैं पीपल्स पार्टी में ले आया। तो यार ये बुनी लड़कों को लेकर आ गए ना, हजारों लोग, उन्हीं लड़कों को ना जो दहशतगर्दी कर रहे थे, जो आग लगा रहे थे, जो फायरिंग कर रहे थे, उन्हीं को लगा, बच्चे ले रहे थे, चाइना कट्टे, उन्हीं को लेकर आ गए ना। वो तो सारे जेल में हैं, और बाकी जो जेल में कोरंगी के कितने लड़के हैं? 2 4 5 6? सब रईस जो है आपके एक ना। हाँ देखें, जितने भी हम लेके आए हैं, हाँ वो क्लियर, वो सब क्लियर थे, वो क्लियर थे। हाँ। ऐसे भी लोग थे ना, हर कोई देखें, आपके मेरी बात मुताबिक, सुने, आपके मुताबिक 3000 कारकुन लेके आए जो आप कह रहे हाँ, हैं, तो 3000 कारकुन क्लियर था उनका। हाँ। तो वो दहशतगर्द कारकुन कितने थे? मुझे आप बाद में आपको बताता हूँ। हाँ। आप जब एक मजमा जमा करते हैं ना, या कोई रैली निकालते हैं, उसमें आपको चाहिए होते हैं हजारों कारकुन। जो आपका काम उतारने की भी बातें हम कर रहे हैं या ऐसी चीज़ों, उसके लिए 2 3 4 5 ही काफ़ी होते हैं, जो जाके वारदात डालते हैं। वो तो नहीं, वैसे टीम उनकी, वो उसमें से कोई नहीं है हमारे पास। उनमें तो कोई नहीं। वो पता तो आपको कौन कौन? हाँ, मुझसे बेहतर किसको पता होगा, हमने तो करीबी काम किया। तो आपकी गाड़ी में असला वगैरह कभी नहीं है? नहीं ऐसा नहीं हुआ। अब पता नहीं, खामोशी से रख दिया, जैसे वो बाथरूम में निकल आया, वो पता नहीं। आईटी के आप वजीर, आईटी की बात कर लेते हैं। आप सिंध के आईटी, जमात इस्लामी, सैलानी, जेडीसी, कितनी एनजीओ हैं जिन्होंने लाखों बच्चों को आईटी की फ्री तालीम दे रही है, दुनिया की जदीद तरीन तालीम जो है उन बच्चों को सिखाई जाए। पीपल्स पार्टी ने किसी एक बच्चे को आईटी की तालीम दी ना, एक बच्चे को, 2 की नहीं बताइएगा, सिर्फ एक बच्चे का बता दीजिएगा। देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि हमारी मार्केटिंग वीक है, वो इस चीज़ में हम दोनों ने इत्तेफाक किया। 35,000 बच्चे, हम दिखाते कम है और करते ज़्यादा है, और ये चीज़ मैंने ज़ाती तौर पे देखी, और मुझे इसका थोड़ा हैरानगी भी हुई, दुख भी हुआ कि इसको थोड़ा पब्लिक क्यों नहीं कर रही है, ये चल नहीं। और मुझे, और मेरा और आपका ताल्लुक तो रही है
आपने मेरे इनिशिएटिव देखे जो मैं ज़ाती तौर पे करता रहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो चलें, न्यूज़ पे भी चलें, बाकी चीज़ों पे। आईटी में कितने बच्चे पढ़ा मैं हैं? 35,000। कहाँ पढ़ा रहे हैं? जब जमीन 35,000 गिरी? नहीं, 35,000 बच्चों का हमने, एक तो टिसोरी साहब हो गए, सैलानी हो गए, एक होते लोकल सर्टिफिकेट। हम बच्चों को गूगल से पार्टनरशिप करके, गूगल पे अगर वो कोर्स आप करने, एक बच्चा करने जाए ना, तो वो $2,000 की पड़ती है। वो सर्टिफिकेशन लेने, आप लोकल बोर्ड की दे दें जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, नहीं अच्छा काम कर रहे हैं, मैं किसी भी तनकीद नहीं करूँगा। पाकिस्तान या कराची या बच्चे के लिए कोई ज़र्रा बराबर भी कर रहा है ना, मैं ना उससे कंपैरिजन करूँगा ना उसकी तनकीद करूँगा, अच्छी चीज़ है। मगर मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ हम जो करें, गूगल से पार्टनरशिप करके 35,000 बच्चों को हमने ऐसे कोर्सेज, जिनको अगर मार्केट में आप ऑनलाइन खुद करने जाएं तो आपको उसकी फ़ीस $2,000, ग्लोबल सर्टिफिकेशन, इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड। यहाँ अब वो किस म्यार की आईटी कोर्सेज हो रहे हैं या वो कहाँ नहीं, तो का, वो बच्चे कहाँ हैं? उनका पढ़ाता कौन है? सिखाते कहाँ पर है? सिंध गवर्नमेंट, तो कहाँ उनका इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? डिफरेंट इंस्टीट्यूट से। आप आए, मैं तो कह रहा हूँ कि आप आए, मैं आपको थोड़ा विजिट कराता हूँ, ये हम चीज़ें करा रहे हैं, मैं फिर आपको और भी चीज़ें बताता हूँ जो हम कर रहे हैं। बताएं। अभी सिंध जॉब पोर्टल हमने लॉन्च किया है। सरकारी नौकरियां जो पहले मैनुअल होती थी, वो सारा हमने ऑटोमेट कर दिया है। अब आप जो हैं अपनी सीवी एक अपलोड करेंगे, क्लिक करेंगे, वो आप एआई के थ्रू आपको बता देगा कि जी ये आपकी एजुकेशन है, ये आपका एक्सपीरियंस है, इसके मुताबिक क्राइटेरिया आप मीट करते हैं, ये 5 जॉब्स का। फिर उसमें आप अप्लाई करेंगे, जी मैं ये 5 का। फिर एक ज़माना होता था आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए थानों के धक्के खाने पड़ते थे, फिर वहाँ लाइन में लगना पड़ता था, फिर शायद वहाँ कुछ खर्चा वर्चा भी देना होता था, और मेडिकल वेडिकल सब चीज़ें, वो भी ऑटोमेट। आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई, नादरा वादरा ये वो, हमने डीआईजी स्पेशल ब्रांच को पोर्टल के थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन गई, और वहीं से पुलिस वेरिफिकेशन भी आपकी आ नहीं, गई। ये तो कई सालों पहले हो गया था पुलिस वेरिफिकेशन, अभी थोड़ी हुआ है। नहीं, पोर्ट भाई, मैं जॉब की बात कर रहा हूँ, पोर्टल के थ्रू, कि फॉर एग्जाम्पल आपने अप्लाई किया हुआ है, अच्छा। आपको जाना ही नहीं, ठीक है, ये सारा स्ट्रीमलाइन हो गया, और ना किसी की सिफारिश चलनी है, ना किसी को आपको पैसे देने हैं, ना कोई आपको तंग करना है, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी। और इसका मैंने आपको कंपैरिजन भी दिया था, एक सरकारी नौकरी जिसमें 12 महीने लगते थे प्रोसेस को मिलने में, वो पूरा एंड टू एंड 1 महीने में कर दिया मैंने। आपको वो नौकरी 1 महीने में मिल जाएगी, ये एक हो गया। फिर बच्चों के लिए इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप्स के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है, जहाँ आपके पास, बच्चे के पास सर्टिफिकेशन दुनिया भर करवा रही है, हम भी करवा रहे हैं, मगर आपने बच्चे को तैयार कर लिया, अब उसके पास स्किल है, अब उसके पास एक आइडिया है कि भाई मैं बड़ा स्किलफुल हूँ और मैं ये बिज़नेस करना चाह रहा हूँ आईटी रिलेटेड, जिसमें मैं पाकिस्तान का भी नाम रोशन करूँगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी, बाहर भी सर्विस जाएगी, मैं भी सेल्फ सफिशिएंट और ख़ुद मुख्तार होऊंगा। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने स्टार्टअप्स की एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है कि आप आएँ, अपनी कंपनी रखें, या आप अपना आइडिया दें हमें, तो हम आपको फंड्स भी देंगे, कि अगर आपका अच्छा आइडिया है तो उसको हम फाइनेंस करेंगे, सीड तो मनी। फंड्स कितने आपके पास? डिपेंड करता है, तो फंड कहाँ से लाएंगे? आपका अप्रूव कितना बजट? सिंध गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट आपको फाइनेंस करेगी, और ये इनिशिएटिव हमारा चल रहा है। इसके अलावा मैं आता हूँ, मास्टर कार्ड एक इंटरनेशनल कार्ड सर्विस है, शायद आप भी यूज़ करते होंगे, मैं भी करता हूँ। तो फ्रीलांसर जो बेचारे हमारे इस मुल्क में हैं, उनसे हमने सिर्फ लिया है, बेचारों को कुछ दिया नहीं है, ना माहौल दिया है, ना इंटरनेट दिया है, ना कुछ दिया है। उनकी बहुत दुश्वारियाँ होती हैं वो, मगर वो पता है कितना कंट्रीब्यूट करते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में, जो यहाँ बच्चा डिजिटली काम कर रहा है और जो बाहर से पैसे ला रहा है। 500 अरब, $1 बिलियन ऐसी अनटैप मार्केट है। उनकी सहूलियात के लिए मास्टर कार्ड से मेरी बात चल रही है कि MOU साइन करें, फ्रीलांसर्स के लिए कार्ड बना दें, कि अगर उनका बाहर से पैसा आता है तो आसानी से आ जाए और वो कार्ड यूज़ करके वो चीज़ें कर सकें। मुझे 1 महीना हुआ है अभी आए हुए, ये पोर्टल भी लॉन्च हो गया है, ये भी चीज़ें हो गई। यूनाइटेड नेशन से मैं काम कर रहा हूँ, डिजिटल हरासमेंट, अगर ख़वातीन थाना नहीं जाना चाहती हैं, उनकी कोई हरासमेंट हो रही है, तो यूनाइटेड नेशन वुमेन के साथ मैं एक चीज़ लॉन्च करने जा रहा हूँ कि वो अपनी कंप्लेन ऑनलाइन करें, और फिर होम मिनिस्ट्री के थ्रू उनकी कंप्लेंट्स का अजाला भी हो। हाँ, ख़वातीन है ना, उनकी हरासमेंट हो रही है, उनको मुश्किल आ रही है, वो नहीं जाना चाह रही थाना, उनको माहौल नहीं सही लग रहा। तो ऐसे अभी ये मेरी शुरुआत है, 1 महीना मुझे पूरा भी हुआ है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में
मैं नहीं बोलूँगा, मेरा काम बोल रहा होगा इंशाल्लाह। ये जो सिन डिजिटल सिन का जो नारा है, ये सिर्फ नारा है या इस पे यानी कि अब हम ये कहें कि सिन जो है ऑफिस फ्री कब तक हो जाएगा? देखिए मैं आपको बताऊँ ना, डिजिटल सिन का नारा है, 1 महीने में आके मैंने सारी सरकारी नौकरियां ऑनलाइन कर दी। सिर्फ नारा ही नहीं, एक हकीकत बन चुका है। और आपको अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा वजीर नहीं, हकीकत ये है कि जब मुशीर मुझे मिला अपने है। किसी भी काम के लिए जो है ना ऑफिस नहीं जाना पड़े, ऑफिस फ्री का जो कॉन्सेप्ट दुनिया में आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। ऑफिस लेस अभी कॉन्सेप्ट। हमने ई दफ्तर और ये सब चीज़ें हमने स्टार्ट कर दी हैं कि सारी नोटिफिकेशंस इन हुकूमत की, वो ई सिग्नेचर और बाकी सब चीज़ें जो होंगी, ई स्टैम्प्स हमने रोल आउट कर दिए हैं। अब आपको एक ज़माने में जाके सिटी कोर्ट इधर उधर धक्के खा के ख्वार होके आपको स्टैम्प पेपर चाहिए होता था, अब वो ई स्टैम्प की सर्विस हमने सहूलत ऑनलाइन मुयसर कर दी है कि वो आप वो करें। और ये ई स्टैम्प क्या होती है? भाई जैसे स्टैम्प पेपर होता है हाँ। ना, वैसे ई स्टैम्प कि वो आपको जाके फिजिकली मैन्युअली नहीं लेनी पड़ेगी, वेरीफाइड एक स्टैम्प पेपर आपको ई स्टैम्प में आप ऑनलाइन डाउनलोड कर देंगे। अरे ये जो सिंध की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियां हैं, जो टेक्नोलॉजी यहाँ पढ़ाई जाती है, वो रैंकिंग में पूरे पाकिस्तान में सबसे पीछे है। पंजाब की और इस्लामाबाद की बहुत आगे, और जो इस्लामाबाद की जो कराची में कैंपस है वही आगे है। जैसे आपकी एनएडी किसी गिनती में नहीं आ रही, जबकि वहाँ पे उसकी फैकल्टी अच्छी है, वहाँ पे बच्चा अच्छा जा रहा है। इसी तरह आपकी इंटीरियर सिंध की यूनिवर्सिटियाँ हैं इंजीनियरिंग की, उनकी रैंकिंग नहीं है। तो इस पे गवर्नमेंट क्या काम कर रही है? देखिए एचईसी की रैंकिंग की बात नहीं, करें। देखें बिल्कुल जहाँ चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है वहाँ मैं आपसे एग्री भी करूँगा, और वहाँ हमें बेहतरी लाने की जैसे नस ज़रूरत खुल है। गई, फास खुल गई, इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी है, इनकी रैंकिंग अच्छी है। लेकिन इस कराची पे में एनएडी है, दाऊद इंजीनियरिंग है और यूनिवर्सिटी है, इनकी रैंकिंग नहीं है एचईसी में। इस पे वर्किंग मैं इस नज़रसानी इस पे मैं करता हूँ, इस पे इंशाल्लाह वर्किंग हम करते हैं। हम अगर इंटरनेट। आईबीएस सक्खर में आपको बताऊँ, हाँ। अभी इंटरनेशनल रैंकिंग आई थी नहीं, मैं तो उसमें। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की बात कर, आईबी तो बिजनेस पढ़ाता है। हाँ नहीं, आईटी भी थोड़ा अपडेट स्टार्ट किया। हाँ, वो तो अच्छा इनका फिर एक दो अब ठीक है, सब्जेक्ट है। ओके ओके। हाँ ठीक है। ये इंटरनेट की स्पीड कराची में तो फिर भी बेहतर है, इतनी आइडियल नहीं है। लेकिन सिंध की सूरत हाल, इंटीरियर सिंध की तो बहुत ख़राब है। आज आप दुनिया में किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाएं, आप तो बहुत विजिट करते हैं, आप दुबई पे चले जाएं, आपको लगेगा कि आपको कोई इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर रहे, कुछ और ही चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाने का कोई मैं मंसूबा भी है? एक इंटरनेशनल ट्रिप में गया था, और जाइटेक्स जिसको कहते हैं, वहाँ मेरी मुलाकात काफ़ी लोगों से हुई। और वहाँ इलोन मस्क का स्टारलिंक भी है, फेडरल लेवल पे उनसे बात चल रही थी। मैंने अपना भी हिस्सा डाला और उस प्रोसेस को एक्सपेडाइट। उसमें ये होता है कि आपको लोकल इंटरनेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कभी होता है ना, वो केबल मछली ने या कोई शार्क खा गई समंदर में, अमूमन ये होता है। कोई बड़ा जलसा हो रहा होता है तो वो कहते हैं वो केबल समंदर में से कट गया है और कोई मछली ने खा लिया। तो वो स्टारलिंक जो है सैटेलाइट कनेक्शन है, तो वो हर गांव देहात में मुझे पता है, सर्विस। लेकिन वो तो बहुत महंगा भी है ना, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर नहीं, सकता इतना उसको। महंगा नहीं है उसको। मुनासिब रेट्स पे, जितने समझे कि लोकल इंटरनेट आपका है उससे 19-20 का ही फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। मगर इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी कुछ डील्स ऐसी हैं जो हुकूमत उस पर डिस्कशन कर रही है, वो बहुत जल्दी कंसेंसस हमारा हो गया है ठीक और है। वो आ जाएगी। कराची को स्मार्ट सिटी बनाने का कोई प्रोजेक्ट है आपके पास? बिल्कुल है, सबसे स्मार्ट। आप देखें अभी, स्मार्ट से मतलब टेक्नोलॉजी के वाइज। मैं वैसे ही तो कह रहा हूँ, हाँ। मैं कौन सा स्मार्ट, जहानत की वजह से कह रहा हूँ, वैसे है तो सबसे ज़हीन हाँ, कराची सबसे के गंदा शहर। भी है दुनिया का, कोई सबसे ज्यादा बात नहीं, बदबूदार भी है, जिसकी करेंगे सड़क साहब, भी गंदी है, मगर गलियां है तो तो। अपना ना, करेंगे साहब। अच्छा, तो ये स्मार्ट सिटी का क्या कॉन्सेप्ट है आपका? इसमें देखें, स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि हर चीज़ अपने अब मैं बात नहीं छेड़ूंगा इसलिए कि बात कहीं और चली जाएगी। ई चालान हो गए, ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी। कैमरे, आपको पता है ये जो स्मार्ट सिटी के कैमरे लगे हैं उसमें 19 दिन में 11 गाड़ियां रिकवर की हैं और 12 लोग गिरफ्तार हुए। आपको पता है क्यों? इसलिए ये खबर बनती नहीं है, ये खबर कोई सुनता नहीं है, इसमें मसाला नहीं है। आप अभी कहें ये चलान में वो एक तस्वीर आ गई, लड़का लड़की हाथ पकड़े हुए थे, तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, वो इधर भी चल रही है, सोशल मीडिया ये पे तो भी बड़ी वायरल। जाती है ना, जो तस्वीर आना भी। गलत बात है, ये गलत बात है। मैं तो लोगों की, बिल्कुल आप इंसानी हकूक की अदायगी, तो लोगों का जगह का इशू होता है, पर जो बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल नामुनासिब चीज़ है और ये नहीं होना चाहिए। अब तो लोग गाड़ी में बैठते हुए आपको पता है लोग डर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही। अब तो मैंने देखा और था तस्वीर कोई, भी आप घर में भेजते हैं। मैंने हाँ, पता नहीं, हाँ बेगम वगैरह देखे हुए कौन है भाई। तो ये तो आपकी, ये तो अच्छा काम थोड़ी कर रहे हैं आप। नहीं वो, ये तो आप खत्म करवाएं, बोला घर पे तो नहीं भेजो। हाँ वो लोगों ने, अब मैंने देखा टी शर्ट वो ले लिए, उस पर ऐसा स्ट्राइप लगी हुई है, क्या मतलब वो लगे कि बंदा वो टी शर्ट में लगे सीट बेल्ट पहना हुआ है, पहनी हुई नहीं पहनी हो,
वो ऑन अ लाइटर नोट, वो स्ट्रैप लगा हुआ है, एक स्ट्राइप उन्होंने बनाई हुई है शर्ट पे, ऐसा लग रहा है सीट बेल्ट पहना हुआ लोगों को इस बात पे एतराज नहीं है, आप जो तस्वीर घर भेज रहे हैं ना उस पर लोगों को बहुत टेंशन है। है। मैं हाँ, उस पर हम नजरसानी कर रहे हैं, और थोड़ा जो इनके रेट्स भी हैं चलान के, वो भी हम कम कर रहे हैं। तो अपनी ये जो अगर कोई मियाँ बीवी या लड़का लड़की गाड़ी, वो तस्वीर घर पे नहीं भेजी जाएगी, आप ये कह रहे हैं? हाँ, या उसको ब्लर करके, या उसको, ताकि उसके घर वाले ना पहचाने बराबर में कौन बैठा है। बिल्कुल ऐसा ही, उसको थोड़ा उसकी देखिए, नई भी कोई भी चीज़ आती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने में और उसमें अब ज़माने के ट्वीक करना पड़ता है थोड़ा। आपने तो बहुत अब बड़ी इस वक्त खबर दी है। आप ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई तस्वीर जिसमें लड़का लड़की बैठे हैं तो हुकूमत उसको अब घर पे नहीं भेजेगी, गैर मुनासिब गैर तस्वीर, मुनासिब, ताकि उसके जैसे घर वालों को मालूम ना चले कि इसके साथ घूम रहा है। मालूम ना चले, मगर एक मेरे ख्याल से एक भाई बुराई तो किसी पे भी आ सकती है। हाँ, आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। मैंने कहा मगर इसलिए तकाजा, इंसानियत का तकाजा, और थोड़ा वो है कि ख्याल करे हुकूमत। ख्याल मतलब आप करे, ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो है लोगों इतनी को, इंसान दोस्त है कि प्रेमी जोड़े हैं उनका भी ख्याल करती है कि उनको उनको भी आजमाइश में नहीं डाले। वैसी लोगों के पास जगह जो इशू हो तो हाँ, इसलिए मैंने सही है। हाँ, अच्छी अब बात क्या है। पता, और कभी कभी हो सकता है कि आप अपनी वाइफ के साथ, हाँ, या वाइफ के साथ गाड़े। हाँ, अच्छा ये भी चले। होता है, बात तो आपकी सही है। अच्छा, कराची में कोई सिलिकॉन सिटी बनाने का मंसूबा है? बिल्कुल, क्या है, कैसे? हमारे पास मैं आपको अपने हल्के की एग्जांपल लेता हूँ। कोरंगी में हम लॉन्च करने जा रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेटा सेंटर। उसमें उसको हम आईटी जोन डिक्लेयर करके, मेन कोरंगी में 35 एकड़। हाँ, ये सिविक सेंटर था वहीं पे? हाँ, जो सिविक सेंटर था पुराना आपका, उस पे? नहीं नहीं नहीं, फिर ये है मेन कोरंगी में। आप ये बेसिकली एक होता था पावर प्लांट, इसका नाम था गुल अहमद एनर्जी। ये सप्लाई करता था कि इलेक्ट्रिक को पावर। डेटा सेंटर्स के लिए आपको चाहिए होती है अनइंटरप्टेड पावर्स। अब वो ख़त्म हो गया है, तो वहाँ के जो लोग हैं उनकी हमसे हुकूमत मदद भी कर रही है कि आप लगाएं। ये गूगल, ये अब दौर डेटा सेंटर्स का है, मगर उसके लिए चाहिए होती है आपको अनइंटरप्टेड पावर। कि मतलब वो पूरा साल का कॉन्ट्रैक्ट आपको होता है कि 48 आवर्स से ज़्यादा साल में अगर वो डाउन हो गया सर्वर, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म। मगर ऑलरेडी आपके पास अगर पावर, मैंने ये उनको आइडिया दिया था, मैंने कहा अगर आपके पास ऑलरेडी कनेक्टर के लिए जो, हाँ, वो सप्लाई करते थे के इलेक्ट्रिक को, अब उनका मुआहदा ख़त्म हो गया, मगर उसका $150 मिलियन का प्रोजेक्ट एक शख्स का लगा हुआ है। तो उसने कहा यार मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो ज़ाया हो गया, इसको मैं क्या करूँ। तो मैंने टेक कैप पहनी हुई आजकल, तो मैंने उसको मशवरा दिया, ये हल्का भी मेरा, और इससे 25,000 जॉब्स भी क्रिएट होंगी कोरंगी के लिए और कराची शहर के लिए, और बेतहाशा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। उसने अब सब फीजिबिलिटी करा के अब वो लॉन्च होने जा रहा है, और वो मुझे दुआएं दे रहा है, और उम्मीद है कि सिलिकॉन सिटी के नाम से सिलिकॉन सिटी टाइप ही चीज़ बनाई है। अच्छा, हाँ, ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के थे, समझे। हाँ, उसका बेनिफिट क्या क्या है? उसमें ये है कि आपको अराउंड 250 to 300 मिलियन डॉलर्स की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और बाकी जो डेटा सेंटर्स, इसलिए कि आपको सस्ता पड़ते हैं, वो यहाँ पाकिस्तान, इंडिया में वैसे ही अमेरिका और ये वो उनका जॉब्स भी निकलेंगी। जॉब्स भी निकलेंगी, साइबर सिक्योरिटी हो गई, बाकी सब चीज़ें होंगी, टेक रिलेटेड जॉब्स। और वो एक स्टेप फर्दर जाके इनको एजुकेट भी करेंगे, बच्चों को फ्री तालीम देंगे कि बाद में हमारे पास ही काम करें। अच्छा, मगर उनकी ट्रेनिंग भी हुई। कब हो जाएगा ये विद इन ईयर। ओके सर, ये कोई सिंध गवर्नमेंट का ऐसा महकमा है जहाँ पे एआई डेटाबेस वहाँ के महकमे का तज्जिया किया जाता हो कि इसमें क्या सूरत हाल है? एआई का डेटाबेस तज्जिया होता हो एआई के जरिए? देखिए, या आप इस पे काम कर रहे हैं? हाँ, हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं, एआई पे बहुत काम कर रहे हैं। और एक बात बताएं, एक फॉरेन इन्वेस्टर है, वो पाकिस्तान आता है, सिंध आता है, बोलता है मुझे ना यहाँ पे आईटी में इन्वेस्टमेंट करनी है, आपके पास आईटी में भेजने की कौन सी प्रोडक्ट है? बहुत है। साइबर सिक्योरिटी हमारे पास है। साइबर सिक्योरिटी एक चीज़ मैं आपको थोड़ा, जो आपके सुनने वाले हैं उनको नहीं पता होगा, उनके नॉलेज में इजाफा कर लेता हूँ। बेसिकली आजकल अटैक्स हैकर्स और इन लोगों के बड़े होते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे भी होते हैं, प्राइवेट कंपनीज पे भी होते हैं, और ये हैकर्स जो हैं वक्त के साथ अपने आप को बेहतर करे जा रहे हैं, सलाहियत उनकी बढ़ रही है। और ये आपने स्कैम भी देखे होंगे, आपने लोगों के अकाउंट खाली हो गए, लोगों का फ़ोन डेटा चोरी हो गया। सिमिलरली ऐसे सर्वर होते हैं हर कंपनी के जहाँ बड़ा कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, तो उनको वो डेटा प्रोटेक्शन के लिए साइबर सिक्योरिटी चाहिए होती है कि कोई अकाउंट हैक, अब मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड का अकाउंट हैक कर लूँ, आपके वहाँ 1 लाख रुपए पड़े हैं,
उसको मैं चेंज करके 50,000 कर दूँ या उसको 0 कर दूँ बस मज़े तफरी करने के लिए, वो पैसे मैं शिफ्ट अपने किसी और गोस्ट अकाउंट में कर दूँ। यू अंडरस्टैंड? ये बड़ा, और हम इतने एडवांस नहीं है एज सिटीजन्स, इतनी अवेयरनेस एज, अगर हो सकता है कि जो हमारे बच्चे इन चीज़ों में स्पेशलाइज कर रहे हैं वो रिसोर्स तो हमारे पास है, मगर हम एज कॉमन पाकिस्तानी सिटीजन्स इतनी हमारी नॉलेज नहीं है, हम विक्टिम्स बन जाते हैं। और जैसे यहाँ पाकिस्तान में, अमेरिका में भी होता है, वो भी विक्टिम्स होते हैं, हर जगह होता है। साइबर सिक्योरिटी आप बड़ी ज़बरदस्त पिच कर सकते हैं, इसलिए आपकी रिसोर्स सस्ती है, आपका बच्चा, इसलिए वहाँ वो लेने जाएगा, वो 10-20 हज़ार डॉलर में एक बंदा मिलता है। यहाँ आपका अच्छा भी 5-6 लाख रुपए भी, जो एक अच्छी आमदनी होती है, आप वो देंगे तो फिर भी वो आधे से भी आधा पड़ता है। तो ये बहुत लुक्रेटिव चीज़ें हैं। इसको जो आपने इस पे क्या काम कर रहे हैं? इस पे हम एक हैकाथॉन करा रहे हैं, उसमें मैंने टैलेंट, यूरोपियन यूनियन से मेरी बात चल रही है, मैं आपको चीज़ें साथ साथ रियल टाइम में बताता भी चाह रहा हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। इसलिए आप ये भी ध्यान में रखें कि आपके सामने एक शख्स बैठा हुआ है जो 1 साल इसको नहीं हुआ है मिनिस्टर बने हुए, 1 महीना हुआ है। तो जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ तो ये उस लेंस से और नज़र से देखें, और फिर प्रोग्राम के बाद में मैं रिपीट आप थपथपा देगा, शाबाशी दे देगा, यार तुमने तो बड़ा अच्छा काम इतने कम टाइम में कर लिया। वो आपकी निगाहों से लग रहा है मुझे, मगर इजहार आप नहीं कर सक रहे। वो बिलावल साहब ज़ारी साहब खुश हैं सर? सब खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काम देखें, काम बोलता है सर, आप अपनी तारीफ कर लें, आप अपनी बातें कर लें, जो काम हो रहा होगा तो कोई आपके मुखालिफ भी आपकी तारीफ करने हैं। आईटी के हवाले से कुछ और कहना चाहें तो आप? सर दौर, लोग कहते हैं फ्यूचर आईटी का है, मैं कहता हूँ कि प्रेजेंट आईटी का है। और मैं जाता रहता हूँ, मैंने एक विज़िट किया, एक बहुत मैं हैरान हुआ, खुश भी हुआ। एआई की ट्रेनिंग लेके एक स्कूल गया, एक बच्चे को लैपटॉप गिफ्ट करने में, इसलिए कि मैंने सुना था कि बहुत छोटा सा स्कूल था प्राइवेट, तो मैं लैपटॉप अपनी तरफ से गिफ्ट करने गया, शायद आपकी चैनल ने न्यूज़ भी चलाई थी। तो जिस बच्चे को मैं दे रहा था, तो मैंने कहा वहाँ का सबसे होनहार बच्चा था, तो 13 साल की उम्र थी उसकी, 13 ईयर्स ओल्ड, और वो $1500 एआई के थ्रू महीने कमा रहा था। फिर मैंने कहा यार लैपटॉप तो तुझे मुझे देना चाहिए यार, इतने पैसे कमा रहा है मजाक में। मगर सोचें ज़रा, एक बच्चा एआई की चीज़ें, टूल्स वूल्स सीख के अपनी सर्विस फाइवर पे बाहर बेच रहा है, और $1500 13 साल की उम्र में कमा रहा है। तो पोटेंशियल कितना है अगर हम अपने बच्चों को सही डायरेक्शन पे दिखा दें। तो आप ही नहीं दिखा रहे हैं ना? दिखाएंगे। तो मैं तो हर यूनिवर्सिटी जहाँ भी जाता हूँ मैं कहता हूँ देखें, मायूस नहीं होना है। मैंने कहा वो ज़माने गए, अब तो वो ज़माना है, आपको कोई सिखा भी नहीं रहा हो, यूट्यूब है, चैट जीपीटी है। क्यों बोल रहे हैं मायूस नहीं होना? आप ये बताएं ना कि आप क्या कर रहे हैं उनके लिए। मैं वो बता रहा हूँ उनको, तो शुरुआत तो वही है ना। हाँ। जैसे इमरान खान भी कहता है ना, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, और फिर आगे बताता क्यों नहीं घबराना। तो वैसे ही पहले मैं कहता हूँ कि मायूस नहीं होना है, क्यों मायूस नहीं होना, फिर मैं वो कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या कैसे कर रहा हूँ वो फिर करता हूँ। तो क्या कर रहे हैं? हम आपको इतने तो इनिशिएटिव्स गिनाए, हैकाथॉन हो गया साइबर सिक्योरिटी के लिए, यूरोपियन यूनियन के साथ। आप कहना चाह रहे हैं कि आइंदा 2 साल में, 3 साल में और 1 साल में सिंध के अंदर जो है आईटी में इंकलाब बर्पा हो जाएगा? मैं कहना चाह रहा हूँ 1 साल बाद मैं और आप इसी जगह ये शो करते हैं, और अगर आप तारीफ नहीं करें तो मैं सियासत छोड़ दूँ। ठीक, इन्हीं जुमले के साथ आपका थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अली राशिद साहब। इन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर जो है सिंध में हम आईटी के अंदर जो है वो इंकलाब बर्पा कर देंगे। 1 साल के बाद हम इंतज़ार करते हैं, इनके जो भी काम है नज़र आना शुरू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।